गुड मॉर्निंग, प्रणाम सभी को। आज हम लोग दशा, ट्रांसिट, ये प्रिंसिपल्स को प्रैक्टिकली अप्लाई करना सीखेंगे। और कुंडली जब आपके पास आती है तो कैसे शुरुआत करनी है कुंडली देखने की, कैसे पहले प्रॉमिस देखना है, कुंडली में योग देखने हैं, उसके बाद हम दशा पैटर्न देखेंगे लाइफ का। जन्म से पहली महादशा, दूसरी महादशा, तीसरी, चौथी, पांचवी, ऐसे चलेंगे। और जब हम फाइनली प्रेजेंट पे पहुंच जाएंगे तब हम ट्रांसिट भी देखेंगे। और इसके द्वारा हम लोग चेक भी कर सकते हैं, जो कुंडली है उसको हम बायोफैक्ट्स भी चेक कर सकते हैं। क्योंकि अगर बच्चा पैदा हुआ है, उसका कोई छोटे भाई बहन है या बड़े भाई बहन है, तो वो भी हम दशा से प्रॉमिस पहले देखेंगे, फिर दशा देख के हम कंफर्म कर लेंगे। तो इस प्रोसेस को अगर आप अपनाएंगे तो एक कुंडली पहले तो ऑथेंटिक हो जाएगी, मतलब ऑथेंटिकेशन हो जाएगा अगर वो सब चीजें बायोफैक्ट्स सही आ रहे हैं उसके जीवन के। और साथ साथ जैसे जैसे हम एजुकेशन में बढ़ेंगे, मतलब आप दशा पैटर्न पे आगे चलेंगे। जैसे बच्चा 15 साल का होता है तो एजुकेशन की चूज करी जाती है, पर्टिकुलर फील्ड, है ना। फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स लेगा या आर्ट्स लेगा या कॉमर्स पढ़ेगा या और कुछ करेगा, लॉ करेगा आगे। तो ये सब चीजें फिर उस समय का दशा पैटर्न भी हम देखेंगे। तो सबसे पहले मैं आप एक केस ले रही हूँ, एक वुमेन का केस है। ये 2006 या 7 में मेरे पास पहली बार आई थी। और इन्होंने अपनी कुंडली दिखाई मेरे को, और उस समय इनकी एक बेटी थी, और वो शायद 12 या 13 साल की हो गई थी तब। और दूसरे बच्चे के लिए ये पूछना चाहती थी कि मेरा सेकंड चाइल्ड, एक बेटा चाहती थी ये, उसके लिए इन्होंने मेरे से कुंडली दिखाई थी। और कुंडली में अब हमें ये तो देखना है पहले तो कि कुंडली दूसरा बच्चा दिखाती भी है कि नहीं। और अगर दिखाती है तो वो बच्चा लड़का होगा या लड़की होगी। क्योंकि एक बेटी उनके पास है, अब वो चाहती थी कि दूसरा बच्चा लड़का ही हो। ठीक है। और अगर सपोज चलो वो ट्राई भी करें और अगर उन्हें कंसीव नॉर्मल नहीं हो रहा, तो फिर आईवीएफ के थ्रू होगा क्या, या एडॉप्शन होगा, या सरोगेसी के द्वारा होगा। ये सब चीजें भी फिर हमें देखनी पड़ेंगी अगर हम सेकंड चाइल्ड के लिए इस तरह के केस में देख रहे हैं। ठीक है। तो ये कुंडली मैं पहले आपको डेटा शेयर कर देती हूँ। ये 11 जुलाई 1970 की कुंडली है। और रात को 7:45 बजे का जन्म है। और ये बर्थ इनका है दिल्ली का। ठीक है, ये दिल्ली का बर्थ है इनका। आप नोट कर लीजिए डेटा, आप चाहें तो इसको बना लीजिएगा अपने डेटा बैंक से ही मैंने आपको बट दिया मैम है। उसके लिए तो आपने बोला था ना हस्बैंड वाइफ दोनों की चाहिए। हाँ, बिल्कुल सही बात है, हस्बैंड वाइफ दोनों की देखेंगे। लेकिन अभी तो पहले हम, अगर कोई व्यक्ति आपके पास आया है ना, तो पहले तो हम उसकी कुंडली में तो देख ले प्रॉमिस भी है कि नहीं। अगर उसकी कुंडली में सब ठीक लग रहा है, सब ठीक आ रहा है, तभी तो हम सेकंड भी उसके हस्बैंड की, स्पाउस की भी देखेंगे। अगर इसी की कुंडली में नहीं आ रहा है तो फिर क्या फायदा दूसरे का भी देखने का। अगर बच्चा ही नहीं होना है तो फिर क्या करेंगे, क्या फायदा दूसरी कुंडली देखने का। तो वो जरूर है, जब शादी के लिए कुंडली आती है मैचिंग, तब तो हमें दोनों की ही देखनी पड़ती है ना। तो ये जो की कुंडली आई थी फॉर चाइल्ड बर्थ, स्पेसिफिक क्वेरी थी कि मेरे को सेकंड चाइल्ड बर्थ होगा या नहीं होगा, पहला क्वेश्चन। दूसरा, होगा तो क्या लड़का होगा या लड़की होगी। और अगर सपोज कंसेप्शन में प्रॉब्लम आ रही है तो तीसरा क्वेश्चन था कि मेरे को क्या आईवीएफ यूज करना चाहिए, आईवीएफ टेक्नोलॉजी जो है जिसके द्वारा आपको टेस्ट ट्यूब बेबी, या जो भी आपका जो बच्चा है वो नॉर्मल प्रोसेस से नहीं हो रहा, उसमें आपको मेडिकल हेल्प लेनी पड़ रही है ना। तो इसके द्वारा हो रहा है। और अगर ये भी पॉसिबल नहीं है तो फिर सरोगेसी है या एडॉप्शन है, लास्ट ऑप्शन फिर एडॉप्शन। तो इन सब चीजों के क्वेश्चंस के लिए वो रीडिंग उन्होंने मेरे से ली थी पहली बार। और मुझे तो पता भी नहीं था कि ये मेरी एक एक्स कोलीग की वाइफ की बहन थी। मुझे बाद में पता चला, मतलब लोग बताते नहीं है, तो बाय रेफरेंस उन्होंने बोला होगा, और वो बिना अपनी आइडेंटिटी डिस्क्लोज करे उन्होंने मुझे कंसल्ट किया। तो अब ये कुंडली आप नोट करना शुरू करिए। कैसे हम देखेंगे, कुंडली में जो भी डेटा व्यक्ति देता है आपको, आप उसके हिसाब से कुंडली बना लीजिए। डेट, टाइम, प्लेस से कुंडली किसी भी अच्छे सॉफ्टवेयर द्वारा बना सकते हैं। पराशर लाइट इज द बेस्ट सॉफ्टवेयर। अगर वो मिलता है तो उस पे आप बनाइए। ठीक है, उसके भी कई वर्जन है। पोलाशलाइट 2000 से शुरू होके ये 9 तक 10 तक चला गया है। तो आप कोई भी इसका वर्जन यूज कर सकते हैं। तो ये कुंडली जो बनी उस समय मकर लगन की कुंडली बनी। और मकर लगन का स्वामी जो है शनि, वो नीच का होके चतुर्थ भाव में बैठा। देखिए, जब कुंडली बन गई तो सबसे पहले आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको लगन को देखना है। बस से सबसे पहले लगन को। ठीक है। और लगन को देखने के बाद आप क्या करेंगे, लगन के स्वामी को देखेंगे। लगन हमने देख लिया मकर लगन, और उसका स्वामी बैठा है नीच का होके मेष राशि में चतुर्थ भाव में।
अब हम देखेंगे लगन पर किन किन ग्रहों की दृष्टि है और लग्नेश पर किन ग्रहों की दृष्टि है। पहला स्टेप तो आपने लिख लिया, राशि। तो यानी कि ये व्यक्ति जो है वो शनि प्रधान व्यक्ति है, लग्नेश उसका शनि है। ठीक है। और अगर मैं लगन को देखूं तो बुध भी देख रहा है लगन को, मंगल भी देख रहा है लगन को। ठीक है। और इसके साथ ही जो शनि है उसको बृहस्पति देख रहा है तुला राशि से, 10वें घर से। चंद्रमा बैठा है, इसके बाद हम जाएंगे चंद्रमा पर। चंद्रमा कन्या राशि का 9वें भाव में बैठा है, जिसे कोई ग्रह नहीं देख रहा। ठीक है। इसका स्वामी जो है चंद्रमा जिस राशि में बुध है, वो मंगल के साथ, नीच के मंगल के साथ बैठा है 7वें भाव में। ठीक है। तो इस कुंडली में दो चीजें पर क्लियर समझ में आई अभी तक, कि शनि नीच का है, मंगल नीच का है। और यहाँ पे साथ में अगर सूर्य देखें तो सूर्य छठे घर का है, मिथुन राशि का, जिस पर शनि की दृष्टि है, बृहस्पति की दृष्टि। एक फीमेल हॉरोस्कोप है, फीमेल नेटिव की चार्ट है ये। और ये कुंडली स्पेसिफिकली आई है बच्चे के लिए, सेकंड चाइल्ड का बर्थ देखने के लिए। तो अब इसमें हमने लगन देख लिया, लग्नेश नीच का, मंगल नीच का लगन को देख रहा है, चंद्रमा कन्या राशि का है और सूर्य मिथुन राशि का है। तो इन 3 पॉइंट से आपको क्या बात समझ में आती है, कि ये व्यक्ति जो है, इसका एक तो तामसिक ग्रहों का प्रभाव होगा इनके ऊपर, क्योंकि शनि मंगल, तो एक तो पहले तो वो तामसिक ग्रह है ही, फिर वो नीच के भी हैं। नीच के होने से का मतलब है कि वो थोड़ा सा इरिटेटिंग नेचर, थोड़ा सा गुस्सा वाला नेचर, थोड़ा सा लेजीनेस भी आ जाएगी शनि की। क्योंकि कोई भी ग्रह जब नीच का है, तब वो वह अपना अच्छे फल तो नहीं दे रहा, बल्कि वो थोड़ा सा लाइफ में प्रॉब्लम ही क्रिएट कर रहा है। तो ये तो इनका बेसिक नेचर हो जाएगा। ठीक है। लग्नेश लगन को देख रहा है, इसलिए पोटेंसी मिलेगी लगन को, एटलीस्ट लग्नेश तो देख रहा है, चलो वीक है लेकिन देख रहा है। अच्छी बात यह है कि बृहस्पति इनका 10वें घर से लग्नेश को देख रहा है, तो थोड़ी सी कंट्रोल भी है, यानी कि इतनी ज्यादा स्थिति खराब नहीं है। बृहस्पति शनि को देख रहा है, तो कहते हैं ना, बृहस्पति जब किसी भी घर पर या ग्रह पर दृष्टि डालते हैं तो अमृत की बूंदें छिड़क देते हैं। तो यहाँ ये शनि को बृहस्पति जो देख रहे हैं वो अमृत की बूंदें छिड़क रहे हैं। लेकिन एक कॉम्बिनेशन आप नोट कर लो, कि कुंडली में जब भी शनि और बृहस्पति एक दूसरे को देखेंगे, क्योंकि जहां बृहस्पति शनि को देख रहा है, तो शनि भी तो बृहस्पति को देख रहा है, यहाँ पे आमने सामने है ना ये, तो ये दे दोनों एक दूसरे को देख रहे हैं। तो कुंडली में जब भी शनि और बृहस्पति एक दूसरे को देखेंगे, तब डेफिनेटली उस व्यक्ति के लाइफ में इवेंट बहुत स्लो पेस पे होंगे, लाइफ बहुत स्लो पेस पे, स्लो स्पीड पर आगे बढ़ेगी। क्यों? क्योंकि शनि सबसे धीरे चलने वाले प्लैनेट है, और बृहस्पति को माना जाता है कि आफ्टर सैटर्न, राहु केतु को तो ग्रह ही नहीं मानते, लेकिन इसलिए उनको स्किप करेंगे तो जुपिटर आ जाते हैं, जो सेकंड स्लोएस्ट मूविंग प्लैनेट कहलाते हैं। तो जब भी मैंने इतनी कुंडलियां देखी हैं इतने सालों में, पिछले 25 सालों में, कि जितने लोगों की कुंडली में ये कॉम्बिनेशन होता है, उनकी लाइफ में हर चीज बहुत धीरे धीरे देर से होती है। मतलब अगर शादी होनी है तो भी देर से, बच्चा होना है तो देर से, अगर चलो शादी जल्दी हो गई तो बच्चा देर से हो रहा है, चलो एक बच्चा होगा तो दूसरा बच्चा बहुत देर से हो रहा है। क्यों? क्योंकि शनि काल है और बृहस्पति जीव है। ठीक है। बृहस्पति ना केवल आपके लिए सुख समृद्धि के कारक है, संतान के कारक है, ज्ञान के कारक है। उधर शनि जो है वो परसिवरेंस, हार्ड वर्क, है ना, लॉन्गिविटी, हर तरह का कार्य करने की क्षमता, पोटेंशियल, इन सब के कारक हैं। तो ये दोनों ग्रह जब एक दूसरे को देखते हैं तो इन दोनों के कारकत्व में कमी आ जाती है। ठीक है। तो पहली बात तो ये हो गई कि व्यक्ति का शनि और मंगल प्रधान नेचर है। नेचर मतलब उसके अंदर इनहेरेंट, जैसे कहते हैं ना, मैंने आपको पिछली क्लास में जब कर्मा एंड रीबर्थ पढ़ाया, कर्मा थ्योरी पढ़ाया, उसमें मैंने आपको बोला था कुछ हम हैबिट्स कैरी करते हैं, ये एस्टेब्लिश फैक्ट है। तो ये व्यक्ति जो है, इसकी जो पिछले जन्म की जो हैबिट्स हैं वो कैरी हो रही हैं, और वो तामसिक है ज्यादा। क्योंकि शनि मंगल नीच के हो गए, किसी व्यक्ति का जन्म ही तब हो रहा है जब दो बड़े ग्रह, दो तामसिक ग्रह, दो पाप ग्रह नीच के हैं। तो कहीं ना कहीं पिछले जन्म का कुछ तो है नेगेटिव, जो ये कैरी कर रहे हैं। क्योंकि ये दोनों ही ग्रह लगन को देख रहे हैं। देखो, लगन को ना देख रहे होते तो मैं बोल सकती थी हाँ ठीक है नीच के हैं, लेकिन कहीं कहीं किसी फील्ड में, कहीं किसी समय जो ऐसी दशा खराब होगी तो प्रॉब्लम आएगी। लेकिन जहां ये लगन से संबंध बना रहे हैं, तो ये मान के चलिए कि ऐसे व्यक्ति का पिछला जन्म का कर्मा तो है ही, और उसको इस जन्म में उसका वो भोगना भी पड़ेगा। अब बात कर लेते हैं कि कुंडली में चंद्रमा की स्थिति जो है वो आपके नेचर को, मानसिक, मेंटल, मेंटल आपकी इंक्लिनेशन कैसे होते दिखाता है। तो यहाँ चंद्रमा प्रैक्टिकल साइड में बैठा है बुध के,
सूर्य भी बुध के साइन में है, वो उसकी प्लानिंग के साइन में है। जो मिथुन राशि होती है वो बुध की अच्छी प्लानिंग देती है, ठीक है। कन्या राशि जो होती है वो प्रैक्टिकल बनाती है, एप्लीकेबिलिटी, किसी भी चीज को करने की, प्रैक्टिकली सोचने की क्षमता। तो यहाँ पे सूर्य और चंद्रमा की स्थिति बुध के साइन में होने से व्यक्ति को थोड़ा सा समझदार बना रही है, थोड़ा उसको प्रैक्टिकली चीजों को एक्सेप्ट करना, कि अगर नहीं हो रही है कोई चीज तो ठीक है, क्यों नहीं हो रही है उसे एक्सेप्ट कर लेगा। उससे वो दुखी होकर रोने नहीं बैठ जाएगा। अगर ये चंद्रमा वाटरी साइन में होता, किसी भी वाटरी साइन में, मान लो ये शनि मंगल नीच के चल ही रहे हैं और साथ में चंद्रमा होता वृश्चिक राशि का, मीन राशि का या कर्क राशि का, तो स्थिति और ज्यादा खराब हो जाती, क्योंकि ऐसा व्यक्ति इन द फिट ऑफ इमोशंस, है ना, वो अगर उसके साथ कुछ नेगेटिव इवेंट हो रहा है, शनि मंगल नीच के हैं, गुस्सा आ गया, झगड़ा हो गया, पति से झगड़ा हो गया, किसी से झगड़ा हो गया, तो वो उस दुख में इमोशनल होके वो अपने को भी हार्म कर सकता है और दूसरे को भी हार्म कर सकता है। क्योंकि शनि मंगल अंदर तामसिकता तो भर रहे हैं, लेकिन क्योंकि यहाँ चंद्रमा कन्या राशि का है, सूर्य जो है वो मिथुन राशि का है, तो इसको थोड़ी समझदारी दे रहे हैं कि अगर कोई नेगेटिव चीजें होती भी हैं, झगड़ा होता भी है पति के साथ या किसी के भी साथ, तो वहां पे वो उसे प्रैक्टिकली एक्सेप्ट करके आगे बढ़ रही है। अब यहाँ मंगल नीच का हो रहा है सप्तम भाव में, है ना, बुध के साथ बैठा हुआ है, बुध जो कि छठे घर का स्वामी है, सिक्स्थ लॉर्ड है। देखिए अभी हम लगन लग्नेश चंद्र चंद्रेश और सूर्य सूर्येश से बात कर रहे हैं, अभी हम और घरों पे, सारे ग्रहों पे नहीं गए। अभी हमें इन तीन लग्नों पे ही पहला पोर्शन जो है कुंडली एनालिसिस का, सबसे पहले हमें ये तीन लगन को पकड़ना है, उनके बारे में समझना है। तो आप ये सब चीजें नोट कर लीजिए कि लग्नेश नीच का है, चंद्रमा प्रैक्टिकल साइन में है वर्गो में, सूर्य मिथुन में है, और इनके स्वामी की स्थिति क्या है, दोनों सूर्य और चंद्रमा के जो राशि के स्वामी है वो बुध है, जो कि नीच के मंगल के साथ है। तो एक तरह से तीनों लग्नों पर किसका प्रभाव हो गया, नीच के मंगल का प्रभाव हो गया, ठीक है। अब मंगल जैसे आपको ठीक है। पता है वो एक कारक ग्रह है फॉर एंगर, है ना, फॉर एनर्जी, फॉर डोमिनेटिंग नेचर। तो यहाँ ये सारी चीजें दिखा रहा है कि ये व्यक्ति जो है, जो लेडी है, ठीक है, देखिए इसमें कोई बुरा मानने की बात नहीं है, सभी के अपना नेचर होता है। कोई व्यक्ति गुस्से वाला हो सकता है, कोई बहुत शांत स्वभाव का हो सकता है। हम किसी के पर्सनली किसी को हर्ट नहीं कर रहे हैं, हम जस्ट एक नेचर, इनहेरेंट नेचर देख रहे हैं। तो ठीक है, वो प्रैक्टिकली होने के साथ बहुत अच्छा भी हो सकता है, फिलेंथ्रोस्कोपी भी आएगा यहाँ पे, क्योंकि जुपिटर 10वें घर का इंसान को दयालु बनाता है, लोगों को हेल्प करना सिखाता है। लेकिन जो बेसिक अंदर का नेचर है वो तो है थोड़ा तामसिक, है ना। अब तामसिक से मतलब है कि ऐसा व्यक्ति सबसे पहले अपने बारे में सोचेगा, पहले सोचेगा पहले मुझे क्या मिलेगा, है ना, उसके बाद वो दूसरों के बारे में सोचेगा। तो ये शनि मंगल थोड़ा सा नीच के होने से थोड़ा ज्यादा इसका नेगेटिव इफेक्ट लाइफ में दिखा रहे हैं। क्यों, क्योंकि वो ऐसा बन इसलिए गया कि स्ट्रगल है ना लाइफ में। दो ग्रह नीच के ग्रह जब लगन को देख रहे हैं, वो भी पाप ग्रह, तो व्यक्ति की लाइफ में स्ट्रगल तो है, ठीक है। तो अभी हमने ये तीन लगन देख ली, ये आप लोग नोट कर लीजिए। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट अब आता है, अब हम आगे बढ़ेंगे दूसरे ग्रहों पर, ठीक है। तो अब हम बढ़ते हैं, सूर्य हो गया, चंद्रमा हो गया, अब हम आते हैं मंगल। मंगल भी हो गया क्योंकि वो नीच का है। नवांश में मंगल भी अगेन कर्क राशि का है, तो मंगल वर्गोत्तम है, ठीक है। D1 में नजर जब इन तीन लग्नों पर डाल ली हमने, और हमने देख लिया कि मंगल का प्रभाव लगन पे था, तो मंगल की स्थिति नवांश में कैसी है, नवांश में भी वो फिर से कर्क राशि में है। और यहाँ पे इस बार वो केतु के साथ है, बुध के साथ है और चंद्रमा के साथ है। तो यहाँ पे भी दिख रहा है कि मंगल वर्गोत्तम है। जब भी कोई ग्रह नवांश में उसी राशि में जाता है जिस राशि में वो D1 चार्ट में था, तो वो वर्गोत्तम कहलाता है। तो यहाँ पे ये मंगल वर्गोत्तम है। तो अब मंगल वर्गोत्तम होने का मतलब ये हो गया कि गुस्से वाला तो है इंसान, थोड़ा डोमिनेटिंग है, लेकिन क्योंकि मंगल वर्गोत्तम है, तो ये ग्रह अपनी दशा में एटलीस्ट उस गुस्से के कारण या उस ड्राइविंग स्किल के कारण कि मुझे तो ये करना ही है, जिद के कारण, या मेरे को तो ये डोमिनेट करना है, उसके द्वारा भी वो उसको थोड़ा सा सफलता ही देगा। वर्गोत्तम प्लैनेट आपको लाइफ में आगे बढ़ने के रास्ते खोलता है ना। तो ये मंगल इनको एक ड्राइविंग, एक जो स्ट्राइविंग होती है ना, स्किल होती है कि आपको बढ़ना है, मुझे कोई कितनी प्रॉब्लम आ जाए मुझे तो आगे बढ़ते रहना है, मुझे सफलता के लिए आगे चलना है। तो इस मंगल ने इनको नीच का होते हुए भी काफी कुछ सिखा दिया लाइफ में, और ये एक इंडिपेंडेंट वर्किंग वुमेन शुरू से रही और अभी भी हैं।
ठीक है, तो ये हमें छोटा सा पता चल गया। अब मंगल से हम आगे बढ़ेंगे। चौथा ग्रह है बुध, है ना, बुध बुद्धि का कारक ग्रह है। और यहाँ पे बुध फिर से मंगल के साथ बैठा है। एक कॉम्बिनेशन आप नोट कर लीजिए, जब भी बुध और मंगल दोनों साथ होते हैं, एक योग है ये, तो वो इंसान को लॉजिकल बनाते हैं, तर्क करने की शक्ति देते हैं। बुध वाणी का भी कारक है, और बुध मंगल के साथ जब बैठ जाता है तो इंसान को बहुत ज्यादा लॉजिक बेस्ड बनाता है। मतलब वो इमोशनल होके कभी भी कोई कार्य नहीं करेगा, ना बोलेगा, ना सोचेगा। वो हर चीज को चेक करेगा, इफ एंड बट्स, उसके प्रॉस एंड कॉन्स, हर चीज को देखेगा। उसकी बुद्धि ही कैसी है, लॉजिकल है, तर्क करने वाली। और यहाँ पे तो ये मंगल नीच का सेकंड हाउस को भी देख रहा है। मंगल अपनी 8वीं दृष्टि से दूसरे घर को देख रहा है जहां राहु बैठा हुआ है। तो अब राहु साथ में जुपिटर भी देख रहा है इस राहु को, सेकंड हाउस को, है ना। नोट कर लीजिए कि दूसरे घर को, लगन पे तो प्रभाव हमने देख ही लिया, दूसरे घर को राहु बैठा है, मंगल देख रहा है, और बृहस्पति अपनी 5वीं दृष्टि से देख रहा है। तो ऐसा व्यक्ति बोलने में तो थोड़ा कड़वा होगा क्योंकि राहु मंगल की दृष्टि है, लेकिन साथ में जुपिटर के देखने से थोड़ा सा कंट्रोल भी आ गया। बोलने में थोड़ा कड़वा तो बोल लेगा, लेकिन थोड़ा सा संभाल के ही बोलेगा, तो बातों को मैनेज कर लेगा किसी तरह। अदरवाइज अगर ये जुपिटर नहीं देखता तो बहुत ज्यादा झगड़े घर में हो सकते थे, क्योंकि सेकंड हाउस कुटुंब भी है, फैमिली भी है, और वाणी भी है, बैंक बैलेंस भी है। तो यहाँ पे राहु और मंगल दो दो पाप ग्रहों के प्रभाव से पूरा कहना चाहिए कि उस हाउस का बिल्कुल डिस्ट्रॉय कर देते दो पाप ग्रह मिलके। लेकिन क्योंकि यहाँ जुपिटर भी देख रहा है तो इसने उस डिस्ट्रक्शन को काफी हद तक संभाल के हटा दिया है, आधे से ज्यादा डिस्ट्रक्शन कम कर दिया। लेकिन फिर भी 50% प्रभाव नेगेटिव सेकंड हाउस पे रहेगा। इसका मतलब घर में कलह रहेगी। जो भी व्यक्ति जिससे भी शादी हुई है, शादी क्या, बिफोर मैरिज भी प्रॉब्लम रहती होगी, जब ये रहते होंगे घर में अपने बिफोर मैरिज, तो झगड़े वगैरह होते होंगे घर में, कुछ ना कुछ इश्यूज रहते होंगे, शांति नहीं रहती होगी कम से कम। ठीक है, और शायद जब खराब दशाएं आती होंगी तो ज्यादा और प्रॉब्लम होती होगी। और आफ्टर मैरिज भी ये बढ़ेगा, क्योंकि अब तो ये 7th हाउस का मंगल का रोल भी देगा। मतलब स्पाउस का नेचर जो है, जो पति है, वो भी थोड़ा सा गुस्से वाला, डोमिनेटिंग हो सकता है। ठीक है, तो अब हमने मंगल बुध भी देख लिए। अब हम 5वें ग्रह पे जुपिटर पे आते हैं। जुपिटर यहाँ वर्गोत्तम है, क्योंकि नवांश में भी जुपिटर तुला राशि के ही हैं और 10वें घर की हैं। इस कुंडली में अच्छी बात एक ये भी है कि लगन भी वर्गोत्तम है, यानी जो लगन की राशि मकर राशि थी लगन में D1 में, वही राशि नवांश का भी लगन बनती है ना। तो लगन भी वर्गोत्तम है, तो यानी कि एक लाइफ में स्ट्रेंथ आ गई। अगर ये वर्गोत्तम नहीं होता तो हो सकता है कि व्यक्ति की आयु कम हो जाती, प्रॉब्लम्स हो सकती थी। लेकिन क्योंकि लगन वर्गोत्तम है, शनि जो आयु का कारक है, वो नीच का D1 में था, लेकिन नवांश में वो चला गया है 11वें घर में, वृश्चिक राशि में 11वें घर में। तो ये आयु अच्छी दिखा रहे हैं। देखिए, आपसे कोई पूछने आया है कि बच्चा, सेकंड चाइल्ड, अगर उसकी मृत्यु ही हो गई कुछ दिनों में, तो बच्चा कैसे पैदा होगा। तो एक तरह से जो भी क्वेश्चन है उससे रिलेटेड कुछ और क्वेश्चन भी आपने मन में सोचने चाहिए, कि व्यक्ति जिंदा भी रहेगा कि नहीं, कि वो बच्चा भी पैदा करे। मिडिल एज में कोई आ रहा है आपके पास, अगर आयु ही अल्प आयु हुआ तो कैसे जिएगा। अभी 70 का बर्थ है, तो 2006 में जब मेरे पास आए तो 36 साल के थे। और मैंने आपको बताया था अल्पायु का तो योग ही होता है 36, 37, ज्यादा से ज्यादा 39 साल। तो अगर सेकंड चाइल्ड वो प्लान करने लग रहे हैं, और अगर उनकी आयु ही 37 से भी कम है, तो फिर वो तो अगले साल ही डेथ हो जाएगी। अभी तो मैं सिर्फ प्रॉमिस देख रही हूँ, दशा और ट्रांसिट पे नहीं आई। तो आपको ये भी चीज देखनी पड़ेगी कि प्रॉमिस कितनी आयु का है। जब भी लग्नेश अपने घर को देखेंगे, साथ में नवांश में अच्छे बैठे हैं, शनि की स्थिति अच्छी है D1 में, D9 में, तो आयु अच्छी हो जाएगी। एटलीस्ट व्यक्ति अल्पायु में नहीं जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हमें दिख रहा है। और साथ में आप याद रखिएगा, चंद्रमा पे अगर पाप ग्रहों की दृष्टि होती है तो वो अरिष्ट का कॉम्बिनेशन बनता है। यहाँ पे चंद्रमा पर कोई ग्रह नहीं दिख रहा, तो इसका मतलब एटलीस्ट अरिष्ट के कॉम्बिनेशन, जो बालारिष्ट तो 12 साल तक होता है, वो भी नहीं है, और बाद में जो अरिष्ट होते हैं वो भी नहीं दिख रहे। तो ये व्यक्ति चाहे कितना परेशान हो जाए, ये लेडी कितनी परेशान हो जाए, दुखी हो जाए, स्ट्रगल कर रही है, घर में झगड़ा हो रहा है, लेकिन वो कभी भी आत्महत्या करने का नहीं सोचेगी, ना ही वो ऐसा कुछ करेगी जिससे अपने को या दूसरे को, घर वालों को नुकसान हो।
तो ये मोटा मोटा हमने ये ग्रह स्थिति देख ली, बृहस्पति को देख लिया। बृहस्पति जीव का कारक है, वो वर्गोत्तम है। बृहस्पति का वर्गोत्तम होना भी इंसान को अच्छी आयु दे देता है, क्योंकि उसका शरीर जो है, बृहस्पति जीव है ना, शरीर है। तो वो शरीर चाहे कितनी बीमारियां हो जाए, प्रॉब्लम हो जाए, वो अपने आप को आगे बढ़ाता रहेगा, क्योंकि वर्गोत्तम बृहस्पति आपको एक अच्छी आयु तो दे ही देगा। शनि तो मेन लॉन्गेविटी के कारक है ही, लेकिन सेकंड अगर हम लॉन्गेविटी का या आपके फिजिकल बॉडी का कारक देखें तो वो जुपिटर ग्रह है। तो ये भी ठीक हो गया। अब आ जाते हैं शुक्र पर। शुक्र ग्रह जो है यहाँ पे अष्टम के बैठे हैं, 8वें घर में, और केतु के साथ बैठे हैं। उन पर कोई ग्रह दृष्टि नहीं डाल रहा। ठीक है, दोनों के जो नक्षत्र है ना, ये मघा नक्षत्र में है। देखिए, 5 डिग्री 36 मिनट का शुक्र है ना, और 10 डिग्री 17 मिनट का केतु है। ये भी मघा नक्षत्र, क्योंकि 13 डिग्री 20 मिनट तक केतु का मघा नक्षत्र में ये दोनों है। अब एज ए कारक अगर मैं शुक्र को देखूं वैवाहिक सुख के लिए, तो शुक्र जो है, देखिए अब वो पूछ रही है प्रश्न दूसरे बच्चे के लिए। अगर पति से ही संबंध अच्छे नहीं है तो बच्चा कैसे पैदा होगा? पति से तो होगा ही नहीं ना फिर, क्योंकि पति के साथ अगर आप वो रहती ही नहीं है, तो फिर या तो फिर वो सेकंड मैरिज करे, या फिर वो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर करके बच्चा पैदा कर रही है, या फिर और कुछ सोच रही है ना, सरोगेसी, या फिर ऑब्वियसली आईवीएफ, डोनर स्पर्म के द्वारा, समथिंग ऑल दिस थिंग। तो यहाँ पे हमें शुक्र को भी देखना पड़ेगा कि वो बच्चा उनका अपने पति से ही होने वाला है, या वो उनका वैवाहिक संबंध कैसे हैं शादी के बाद। तो चलो 13 साल हो गए, बट क्या आप सेकंड चाइल्ड के वक्त वो स्थिति है दोनों पति पत्नी की कि वो साथ रह रहे हैं और सेकंड चाइल्ड प्लान करेंगे? अगर पति का ही कंसेंट नहीं होगा कि नहीं हमें नहीं करना, एक ही बच्चा बहुत है ना, दोनों अलग अलग रहते हैं, अलग अलग शहरों में रहते हैं, तो कैसे बच्चा पैदा होगा फिर? नहीं ना, ये सारी चीजें भी हमें उस क्वेश्चन से रिलेटेड चीजों को देखनी पड़ेंगी। तो हमें दिख रहा है कि शुक्र जो है केतु के साथ बैठा है, सिंह राशि में बैठा है, तो यहाँ पे भी स्थिति बहुत अच्छी नहीं दिख रही शुक्र की। शुक्र क्योंकि एक वाटरी प्लैनेट है और एक फायर तत्व, अग्नि तत्व राशि में बैठा है, और राहु केतु एक्सिस के कारण ये पीड़ित भी है। तो D1 में मेरे को शुक्र की स्थिति अच्छी नहीं दिखी। 7th हाउस जो होता है वो पति का घर या विवाह संबंधित चीजें, तो उसका स्वामी अगर मैं देखूं, कर्क राशि यहाँ पड़ रही है, वहां ऑलरेडी एक नीच का मंगल बैठा हुआ है, बुध बैठा हुआ है जो कि छठे घर का स्वामी है, और चंद्रमा जो गया है अपने से तीसरे घर में गया है 9th हाउस में। तो ये भी दिखा रही है कि वैवाहिक सुख तो ज्यादा नहीं है। सप्तम भाव में पाप ग्रह आ गया एक मंगल, साथ में 7th लॉर्ड जो है वो अपने से तीसरे में गया है, केंद्र त्रिकोण में नहीं गया है, और बुध जो बैठा है वो छठे घर का स्वामी 7वें में बैठ गया है। जब भी 6th हाउस का संबंध 7 से आएगा, तो पति पत्नी में झगड़े तो होंगे, दोनों के बीच में आ, कई बार डाइवोर्स तक की बात आ जाएगी, क्योंकि 6th हाउस जो है वो लिटिगेशन है, डेब्ट एनिमी डिजीज तो है ही, लिटिगेशन भी है। तो इस तरह से मुझे ये स्थिति भी दिख रही है कि पति पत्नी के ज्यादा अच्छे संबंध तो नहीं है, सेकंड चाइल्ड वो प्लान करना चाह रही है, कोई बात नहीं, अभी मैं प्रॉमिस देख रही हूँ, दशा पे हम आएंगे। अब लास्ट में शनि आ जाता है, 7वां ग्रह, और शनि के बाद राहु केतु। शनि को हम देख चुके हैं, नीच का है, बृहस्पति से दृष्ट है। राहु केतु जो है, राहु कुंभ राशि का है और केतु अष्टम का है। ठीक है, अब राहु कुंभ राशि का होने का मतलब क्या है, यहाँ पे बृहस्पति की दृष्टि है। ये राहु कैसे एक्ट करेगा? एक तो कुंभ राशि का प्रभाव रहेगा इस पे, और दूसरे इसके पर जुपिटर की दृष्टि होने से थोड़ा सा बेटर प्रभाव हो जाएगा, इस राहु पे थोड़ी सा कंट्रोल आ जाएगा। ठीक है, क्योंकि छाया ग्रह कैसे फल देते हैं, जिस घर में वो बैठते हैं जिस राशि में, उस राशि के स्वामी की तरह बिहेव करेंगे, और जो ग्रह उन्हें देख रहा है, और इस राहु पे मंगल का भी प्रभाव है, मंगल और बृहस्पति दोनों इस राहु को देख रहे हैं। तो ये राहु क्या हो गया, ये आसान राहु नहीं है, मतलब ये एक, इसकी जो दशा होगी, या जब भी इसका संबंधित कोई भी फल देने का वक्त आएगा जीवन में, तो ये राहु काफी वियर्ड रिजल्ट देगा। अग्रेशन तो होगा ही होगा, क्योंकि मंगल नीच का होके इस राहु को देख रहा है। बृहस्पति मैनेजमेंट है, बृहस्पति एक प्रोटेक्शन तो देगा कि स्थिति कभी बहुत ज्यादा खराब नहीं होने देगा, लेकिन आसान नहीं है, क्योंकि ये राहु कुंभ राशि का राहु है, जिसका स्वामी भी नीच का है फिर शनि। तो एक चेन मुझे पता चली इस पूरे D1 चार्ट को देख के कि ग्रहों की स्थिति क्या क्या दिखा रही है। ठीक है, अभी तक कोई क्वेश्चन है तो पूछो, फिर हम D9 पे जाएंगे, और फिर हम दशा शुरू करेंगे। बोलिए, अनम्यूट करके बोलिए। हेलो, क्या ठीक है, हुआ? सब आ गया समझ। अभी तो समझ आ रहा है।
क्लियर है ये सारे ठीक है पॉइंट? मैम, आ रहा है समझ। हाँ हाँ इतने। हाँ, हाँ क्लियर है भैया, मैम। मतलब हम्म, कुंडली जब भी आएगी आपको ये सारे पॉइंट लिख लेने हम्म। चाहिए। मतलब इस तरह से देखोगे तो आपको मैम ये गुरु चंडाल दोष भी बनता है कि जुपिटर की दृष्टि राहु पर है तो? नहीं नहीं नहीं, गुरु चंडाल योग हमेशा तभी अच्छा अच्छा। बनेगा जब या तो राहु के साथ युति हो या केतु के साथ युति हो। और दृष्टि नहीं अच्छा मानी जाएगी, दृष्टि से तो ये ठीक ठीक कर। है ठीक है। ठीक है। गुरु चंडाल योग तब बनता है जब राहु का प्रभाव जुपिटर पे हो। राहु का प्रभाव जुपिटर पे नहीं है। जुपिटर पे आप, कुछ लोग बोलते हैं कि पांचवी नौवीं दृष्टि भी राहु की, मत आप लो उसको। हमारे गुरुजी राव सर ने हमेशा डिस्कार्ड किया है कि जब वो ग्रह ही नहीं है तो उसको आप पूर्ण दृष्टि, चलो सातवीं दृष्टि तो दी है हमने क्योंकि ग्रहों की श्रेणी में रख दिया छाया ग्रह, लेकिन एक्स्ट्रा दृष्टि नहीं मिलेगी राहु को। ठीक है। मतलब एक्स्ट्रा पूर्ण दृष्टि नहीं मिलेगी, तो राहु यहाँ पे जुपिटर को नहीं देख रहा, जुपिटर राहु को देख रहा है, इसलिए ये थोड़ा सा अच्छा प्रभाव है। तो यहाँ पे गुरु चंडाल योग नहीं बन रहा। ठीक है। और साथ में गुरु चंडाल योग अगर बनता भी, सपोज मान लो ये राहु जुपिटर के साथ बैठता, तब भी वो गुरु चंडाल योग फल तब ज्यादा देता जब उसका छठे घर से और नवम भाव से संबंध आता। क्यों? ठीक है। क्योंकि नवम भाव जो है वो आपका धर्म का भाव है ना, प्रॉपर धर्म, जुपिटर धर्म का जो कारक। और राहु जो है वो छठे घर का, झगड़ा कराना, प्रॉब्लम्स करना, एनिमीज बनाना, है ना, डेप्ट एनिमी डिजीज वगैरह सब चीजें करना। तो वो होता तब जाके गुरु चंडाल योग पूरा फल देता है, अदरवाइज गुरु चंडाल योग नॉमिनल फल देता है। और नॉमिनल में भी जब उसकी दशा आती है तभी थोड़ा बहुत होगा। हिपोक्रेट तो खैर वो होगा व्यक्ति, लेकिन वो एटलीस्ट दूसरों को कुछ हार्म नहीं करेगा। गुरु चंडाल योग हार्म ही तब दूसरों को करता है जब वो तीस छठे और नवम भाव से संबंध बनाता है और दोनों की युति हो, राहु केतु की, या जुपिटर से, या जुपिटर राहु केतु के साथ बैठ जाएगा किसी भी घर में, चाहे 6 8 12 किसी भी घर में हो। ठीक है। तो ये हमारे। और मैम सूर्य आप कह रहे हो नीच का है इसमें तो? सूर्य मैम ये नीच का नहीं है, बदनामी भी सूर्य नीच का नहीं है, अच्छा अच्छा। शनि नीच का अच्छा है। अच्छा अच्छा। सूर्य शनि मिथुन सॉरी राशि का है, सूर्य नीच का होता है तुला में। अभी हाँ। तक आप लोगों ने याद नहीं करा कौन कौन सा ग्रह किस में नीच का होता है? चार्ट बना के हाँ लिख लीजिए, आपको अभी भी याद नहीं हुआ इसका हाँ। मतलब। सूर्य मैम मिथुन। ये 3 नंबर राशि में है ना इसलिए। तो मिथुन राशि है ना, तुला तो 7 नंबर होती है ना। हाँ हाँ हाँ। हम्म। ठीक है मैम ठीक चलिए है। ये हमारा D1 पूरा हो गया। इतना समय अपने कुंडली को डी देखने में करना पड़ेगा, देना पड़ेगा। अब हम D9 पे आएंगे क्योंकि ग्रहों का बल भी देखना हमें, और क्या स्थिति बनी है। जो D1 है वो हम प्रॉमिस लेके आए हैं, है ना, हम जीवन में कुछ हमें जन्म से मिली है स्थिति, लेकिन हम अपने एफर्ट द्वारा, फ्री विल द्वारा हम उसमें से क्या पाते हैं, क्या हम चेंज कर लेते हैं, फाइनल स्थिति लाइफ में क्या बनती है, वो बनती है D9 से हमें दिखती है। तो मुझे याद दिख रहा है D9 में फिर से मकर लगन है, लेकिन शनि इंप्रूव कर गया, मंगल, मतलब यहाँ पे भी मंगल की राशि है मेष, यहाँ पे वृश्चिक राशि है, लेकिन यहाँ नीच का था और यहाँ ये नीच का नहीं है। ये शनि शनि जो है वृश्चिक का 11वें घर का बेटर हो गया है। और इसका दृष्टि भी किसकी है? सूर्य और शुक्र की दृष्टि है। सूर्य तो पिता है ना, अब शनि तो ठीक है तंग करेगा इस सूर्य को, लेकिन, और सूर्य यहाँ मिथुन से कहाँ आ गया? टॉरस में आ गया। तो मिथुन राशि तो इसकी मित्र राशि थी, लेकिन अब सूर्य कहाँ आ गया? टॉरस में आ गया। अब आप ये देखो, आप ये सारे क्वेश्चन वो आपसे पूछ रही है, क्या आपने ये सोचा कि इसकी हेल्थ भी ठीक रहेगी कि नहीं? हेल्थ भी तो एक बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर है कंसीव करने के लिए, बच्चा पैदा करने के लिए। माँ का अगर गर्भ ही तैयार नहीं है, या माँ की अपने ही कोई हेल्थ इश्यू ऐसे चल रहे हैं, तो वो बच्चा कंसीव ही कैसे करेगी, है ना। तो ये भी हमें देखना है कि वो सरोगेसी पे तो नहीं चली जाएगी अडॉप्शन पे, क्योंकि अगर उसका अपना ही यूट्रस में प्रॉब्लम है या कोई इश्यूज आ रहे हैं, फाइब्रॉइड्स हो गए हैं, तो वो बच्चा तो कंसीव में होगा ही नहीं। तो यहाँ पे मैंने देखा कि फर्स्ट हाफ ऑफ लाइफ जो था, जब उसका एक बच्चा हो चुका है ऑलरेडी, 13 साल की बेटी है 36 साल की उम्र में, है ना, 26 साल में शादी हुई, है ना, बाद में बच्चा मतलब उसका हो गया 26 में, सॉरी 26 में तो बेटी हो गई, है ना, 25 में शादी हुई। तो इसका मतलब फर्स्ट हाफ में तो हेल्थ थोड़ी बेटर थी यहाँ पे। अब सेकंड हाफ जब वो आई है, सेकंड चाइल्ड जिस वक्त उसे प्लान करना है, यहाँ पे सूर्य वृषभ का हो गया जो कि अच्छा नहीं है यहाँ पे। और यहाँ शनि की भी दृष्टि सूर्य पर पड़ रही है, यहाँ पे भी पड़ रही थी, लेकिन यहाँ फिर भी वो मिथुन राशि का था, बेटर था। लेकिन यहाँ पे ये वृषभ राशि में फिफ्थ लॉर्ड वीनस के साथ हो गया, एक हम्म। एनिमिकल शत्रु प्लेनेट के साथ हो गया। जहां ये सूर्य शुक्र की युति बच्चा पैदा करने के लिए इज नॉट ए गुड पोजीशन, बिकॉज सैटर्न भी इनको देख रहा है। लेकिन अगर मैं अगर करियर और पैसे के लिए ये स्थिति देखूं तो ये बेटर है,
क्योंकि यहाँ पे लग्नेश 11वें में गया और उसे सूर्य और शुक्र पंचमेश पंचम मुंह के देख रहा है। तो पैसा कमाने के लिए तो स्थिति अच्छी है, बेटर है ना। गवर्नमेंट जॉब वगैरह जो भी वो करेगी उसकी कंटिन्यूटी दिखा रहा है, लेकिन बच्चे के लिए स्थिति अब उतनी अच्छी नहीं दिख रही है सेकेंड हाफ में। और अगर मैं और ग्रहों को देखूं तो यहाँ पे राहु लगन में आ गया, नीच का मंगल इस राहु को फिर से देख रहा है। तो राहु की दशा तो बिल्कुल गड़बड़ होने वाली है ना। और दूसरे मंगल भी देख रहा है सेकंड हाउस को यहाँ से फिर से। चौथी दृष्टि से ये मंगल D1 में भी देख रहा था बृहस्पति को, और D9 में भी देख रहा है बृहस्पति को। तो जुपिटर जो कारक है बच्चे का, जुपिटर संतान का कारक है, वो पीड़ित है D1 में भी D9 में भी। इसका मतलब अब ये नीच का मंगल क्या बच्चे के लिए उसको कंसेप्शन देगा? कहीं ये बार बार मिसकैरेज तो नहीं करा रहा, एबॉर्शन तो नहीं हो रहे कहीं? तो यही स्थिति थी मेरे पास आने का। 13 साल तक जो एक बेटी रही, एक दूसरा बच्चा नहीं हुआ क्योंकि उनके मिसकैरेज हो रहे थे बार बार। उन्होंने हमें नहीं बताया, लेकिन आपको कुंडली देख के समझ में आ जाएगा क्यों नहीं बच्चा सेकंड प्लान हुआ। ये मंगल बार बार मिसकैरेज करा रहा है, कंसेप्शन कंसीव। मैम मिसकैरेजेस अपनी मर्जी से होते हैं या फिर वो मैम या फिर एक्सीडेंटली हो रहे हैं? मतलब कभी होता है ना कि हम गर्ल चाइल्ड है तो फिर वो अबॉर्ट करवा देते हैं, कई लोग ऐसे भी करते हैं ना बिल्कुल, मैम। वो अबॉर्शन भी कुछ लोग करवाते हैं जिनको पता लग जाता है कि नहीं अब लड़का नहीं है, तो वो जिनको हाँ तो बेटा मैम ही वो भी चाहिए। पता चल जाता है हमको कई कुंडली लोग से करवाते कि हैं। वो मेरे पास विलिंग ही ऐसी है कुंडली उनका। भी आई है जहां पे उन्होंने चार चार लड़कियां मिसकैर अबॉर्ट कराई। एक बेटी बाप ऑलरेडी रे। थी, चार और कराए। मेरे से तो तब आए थे जब मैंने उनको बोला कि आप एक हवन करा लो और ये वाला समय ठीक है। तब मेरे को उन्होंने तब बताया कि अभी चार तो ऑलरेडी, मतलब ये छठी प्रेगनेंसी वो प्लान कर रहे थे। बताओ, ऐसे बाप रे। ऐसे भी पेरेंट्स आज भी के जमाने में पढ़े लिखे लोग ऐसे हैं कि मतलब मेरे को बहुत दुख लगा ये सोच के कि ऐसे भी कोई कर सकता है। चार, मतलब एक बेटी, चार मिस करा दिए अबॉर्ट, और पांच छठे के लिए वो अब प्लान कर रहे हैं, मेरे से पूछ रहे कि अब हम और बहुत दुख की बात है। तो खैर अभी ये देख लीजिए कि यहाँ पे हमें हमें कई बार वो व्यक्ति नहीं बताएगा अपने बारे में चीजें, सारी चीजें छुपाते हैं लोग। ऑब्वियसली शर्म भी आती है थोड़ी, और ऑब्वियसली वो सारी चीजें नहीं बताना चाहते आपको, है ना। लेकिन एक एस्ट्रोलॉजर को तो एज ए वाइज ज्ञानी इंसान की तरह बिहेव करना है, समझना है। क्योंकि प्रिडिक्शन करना, प्रिडिक्शन तो आप ऐसे कर दोगे तो वो फेक हो जाएगी ना। अगर आपने उससे प्लान ही नहीं किया, बच्चा उसके पति से संबंध ही नहीं है, उसको पता चला वो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर से बच्चा पैदा कर रही है, तो या फिर वो स्पर्म डोनर स्पर्म लेके कर रही है, आईवीएफ के द्वारा हो रहा है, ये बहुत सारे कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन हो जाते हैं। तो आपको थोड़ा सा पहले D1 के बाद D9 पे जाना है। तो मुझे D9 में दिख गया कि मंगल फिर से बृहस्पति को पीड़ा दे रहा है, पंचम भाव भी बिगड़ा हुआ है, सन सैटर्न यहाँ आ गया, पंचमेश भी यहाँ पे सन सैटर्न एक्सिस पे है। ठीक है, ये शुक्र अपने आप में पंचमेश होके पंचम में स्ट्रांग है, लेकिन सूर्य और शनि का जो इसके ऊपर प्रभाव है वो अच्छा नहीं है। ठीक है, तो अब ये स्थिति मेरे को क्या बता रही है? अब आपको एक बात तो समझ में आई होगी पूरी दोनों D1 D9 एनालिसिस से कि इनकी एक बेटी है। देखो बेटी कितने क्लियरली दिख रही है, फर्स्ट चाइल्ड विल बी ए डॉटर। पहली बात, यहाँ जो पंचम भाव है ये पापकर्त्री में भी है, यहाँ शनि और सूर्य पापकर्त्री बना रहे हैं पंचम भाव को, पंचम को हाँ जी मैम। बंधन योग में भी डाल रहे हैं। ये बंधन दिखा रहा है, इस भाव को अगर लगन बनाएंगे तो ये बंधन है ना, सेकंड एंड ट्वेल्थ में एक एक ग्रह बराबर। हाँ जी मैम। तो ये हाँ। दिखा रहा है कि बच्चे को लेके, बच्चे के संबंधित चीजों को लेके बंधन उनके जीवन में रहेगा। और ये घर जो है, मतलब इस घर के कारकत्व जो है बहुत अच्छे से आसानी से नहीं मिल रही। पहला चाइल्ड डॉटर हो गई विद गॉड ग्रेस, क्योंकि ये जुपिटर वर्गोत्तम है। एक ग्रह जो वर्गोत्तम है वो एटलीस्ट एक चीज तो दे ही देगा आपको, एक बच्चा दे दिया। लेकिन वो पुत्री हुई क्यों? क्योंकि यहाँ इवन साइन है, वीनस जो है फिफ्थ लॉर्ड बन गया है, अपने से एट्थ में गया है, अपने से सॉरी फोर्थ में गया है, लगन से एट्थ में गया है। तो अपने से फोर्थ में हाँ। जाना तो ठीक है, बढ़िया है, केंद्र में गया, अपने फिफ्थ हाउस से गिनेंगे तो फोर्थ हाउस है, गुड है। लेकिन लगन से आठवां घर कभी भी किसी भी ग्रह को अच्छा नहीं माना गया, पराशर जी ने अपने शास्त्र में लिखा भी है, बताया है। तो ये स्थिति अच्छी नहीं है, और फिर ऊपर से वो राहु केतु एक्सिस पे भी है। तो यहाँ भी दिखा रहे कि किसी तरह की सर्जरी, किसी तरह का कॉम्प्लिकेशन चाइल्ड रिलेटेड, चाइल्ड बर्थ में, कंसेप्शन में होगा ही होगा। तो ये चीजें, सब चीजों ने मुझे क्लियर कर दिया कि पहला चाइल्ड भी हुआ, किसी तरह गॉड ग्रेस से हो गया पहला, चलो। लेकिन अब स्थिति ठीक नहीं है दिख रही, और शायद इसीलिए मिसकैरेज हो रहे थे बार बार, है ना। मिसकैरेज या अबॉर्शन उन्होंने जा खुद करवा रहे हैं या क्या? अब अगर आप बोलोगे ना, अगर कैसे देखना है खुद करवाना, तो अगर आप खुद करवा रहे हो तो उसके केस में ये थर्ड हाउस का रोल आएगा। थर्ड हाउस इज योर ओन एफर्ट्स,
अगर ये मतलब थर्ड लॉर्ड देखता इस फिफ्थ लॉर्ड को, थर्ड और फाइव और एट का संबंध जो होता है वो दिखाता है कि आप खुद वो काम कर रहे हो। जो खुदकुशी करते हैं, सुसाइड करते हैं, उनके केसेस में थर्ड और एट्थ हाउस, सिक्स हाउस, इनका संबंध आता है। तो वो तो खैर नहीं है स्थिति, ये तो इनको इनके साथ बाय मतलब दुख की बात है कि जो भी हुए अबॉर्शन है ना, मिसकैरेजेस जो हुए, सॉरी अबॉर्शन भी नहीं कहना चाहिए, वर्ड मिसकैरेज। तो ये चीज है। अब मैंने आपको एनालिसिस प्रॉमिस बता दिया, अब मेरे को दशा पे आना है, ठीक है, और उसके बाद हम ट्रांजिट पे पहुंचेंगे। तो अब आप देखिए, जन्म के वक्त पहली दशा क्या थी, 1970 का बर्थ है, 11 जुलाई 1970 का बर्थ है ना, 29 नवंबर तक चंद्रमा की दशा रही। ये देखिए 29 नवंबर 70, यानी कि 4 महीने की जब ये थी, तब मून की महादशा खत्म हो गई जीवन में। क्यों? क्योंकि ये जो चंद्रमा के नक्षत्र में चंद्रमा है, पहली दशा तो इसलिए चंद्रमा की चलेगी, लेकिन ये नक्षत्र बिल्कुल खत्म ही होने वाला है। खत्म मतलब पूरा होने वाला है, चंद्रमा इसमें से निकलने वाला है। हस्ता नक्षत्र है चंद्रमा का, 22 डिग्री 49 मिनट पे चंद्रमा है, 23 डिग्री 20 मिनट तक हस्ता में रहेगा ये चंद्रमा, और उसके बाद सीधा ये मंगल के नक्षत्र में आ जाएगा, चित्रा नक्षत्र में, है ना। तो इसीलिए बिल्कुल 4 महीने की दशा रह गई थी जन्म के वक्त। तो चलो, चंद्रमा की निकल गई दशा, और मंगल 7 साल का लग गया। अब ये 7 साल 4 महीने की उम्र तक मंगल की महादशा इनके जीवन में चली होगी। और अब ये दिखा रहा है, अब आप देखो कि इनकी एक छोटी बहन हुई अगले साल, 2-3 साल बाद पैदा, 73 का बर्थ है, छोटी बहन। अब ये प्रॉमिस देखिए, बायोफेक्ट इस तरह से चेक हो जाते हैं। यहाँ जुपिटर तीसरे घर में कौन सी राशि है? अच्छा, आप लोगों ने क्वेश्चन नहीं पूछा कि बड़ा भाई बहन है कि नहीं। ये जो 11वें घर का स्वामी है, जिसे हम बड़े भाई बहन देखते हैं, और कारक जुपिटर है। अगर मैं इन दोनों को देखूं, भाव भाविश कारक देखना है ना, भाव 11th हाउस और एल्डर ब्रदर से, ब्रदर और सिस्टर, और उसका स्वामी तो यहाँ दिख रहा है मंगल, यहाँ पे कोई ग्रह नहीं देख रहा 11th हाउस को, इसका स्वामी नीच का हो गया है, ठीक है। और जो कारक होता है बड़े भाई बहन का, जुपिटर, वो भी तुला राशि का तो है, लेकिन नीच के शनि से, नीच के मंगल से दृष्ट है। तो जब कोई कारकत्व तो बहुत ज्यादा पीड़ित हो जाता है, तो उसका फल आपको नहीं मिलेगा, और अगर उस भाव का स्वामी भी अच्छा नहीं बैठा, तब तो समझो वो चीज मिलने वाली नहीं। तो यहाँ पे ये कारकत्व भी बड़े भाई बहन का पीड़ित में है, और 11वें घर का स्वामी भी नीच का है, तो कोई बड़ा भाई बहन इनका नहीं था। अब मुझे दिख रहा है 4 महीने के थे ये, तो मंगल की दशा लग गई, तो मंगल तो अपनी दशा में एक भाई दे सकता है वैसे, अगर यहाँ मंगल स्ट्रांग होता तो। यहाँ मंगल कर्क राशि का है, नीच का है, वर्गोत्तम है लेकिन नीच का है। तो इस 7 साल में क्या एक सिबलिंग इनको हुआ होगा? तो मेरे को यहाँ दिख रहा है कि पहले तो तीसरे घर में राशि कौन सी आई है, इवन साइन आई है, मीन राशि है, जिसका स्वामी अपने से 8वें में गया है, 1 2 3 4 5 6 7 और 8। जब भी कोई ग्रह अपने से 8 6 8 12 में जाता है, समझ लो उस ग्रह, उस घर के कारकत्व में कमी आ गई, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हुआ, मैम 7 में गया ना, या 8 में कैसे हो गया 8वें मैम? में गया ना, यहाँ से बार बार गिनना शुरू करो। मीन राशि पे एक, उंगली रखो, एक दो हाँ, तीन चार पाँच तीन छ चार पाँच सात और छह 8, ठीक है ना। तो यस मैम, 8 आठ, है, ठीक है। आठवें में गया, तो आठवां हाँ। इज नॉट गुड हेयर। तो ये क्या हो गया इसका, यानी थर्ड हाउस पे जो भी भाई बहन, छोटे भाई बहन, 2 3 भी हो सकते थे, 4 भी हो सकते थे छोटे भाई बहन। तो पहले तो ये समझ में आ गया कि ज्यादा भाई बहन तो छोटे होंगे नहीं इनके, बहुत सारे, 1 2 ही हो सकते हैं, ठीक है। दूसरे अगर मैं देखूं तो इवन साइन यहाँ पे है, और इवन साइन होने से एक फीमेल यानी कि छोटी बहन होने के चांसेस बनते हैं। अगर मैं छोटे भाई, ये थर्ड लॉर्ड को देखूं, थर्ड लॉर्ड पे नीच का शनि देख रहा है। एक बात याद रखिएगा, जब भी शनि देखता है किसी घर को, वो देगा तो सही आपको, लेकिन उसके उसकी जो जो बेस्ट चीज है वो नहीं देगा। और जनरली शनि जब पंचम भाव को देखते हैं, या थर्ड हाउस थर्ड लॉर्ड को देखते हैं, तो बहनें जरूर दे देता है, छोटी बहनें दे देगा, कम भी देगा, एक तो कम देगा, अगर नीच का हो गया तो और कम दे देगा। तो एक छोटी बहन ही इनकी पैदा हुई, 3 साल छोटी, नवंबर में उसका 30 नवंबर 1973 को एक छोटी बहन पैदा हुई। अब मैंने आपको बताया था छोटे भाई बहनों के लिए या बड़े भाई बहनों के लिए हमें दृष्टिकोण भी देखना है, तो अब हम यहाँ पे दृष्टिकोण कुंडली लगा लेते हैं, और दृष्टिकोण का D3 में देखते हैं प्रॉमिस, छोटे भाई बहन का, बड़े भाई बहन का भी देख लेते हैं। तो यहाँ पे देखो, देखिए D9 में तो 11th हाउस में फिर शनि यहाँ पे बैठ गया, और कारक जुपिटर फिर से वही
मतलब पीड़ित है यहाँ पे, मतलब तुला का है, मंगल नीच का दिख रहा है, तो इसीलिए नवांश में भी इनका बड़ा भाई बहन नहीं दिखता मुझे। ठीक है, क्योंकि शनि यहाँ पे आ गया, सूर्य दिख रहा है। D3 में मैं आ जाती हूँ सीधा। तो D3 में क्या दिख रहा है? मकर ही लगन है, मकर का स्वामी फिर राहु केतु एक्सिस पे चला गया, शनि। देखिए, छोटे भाई बहन या बड़े भाई का प्रॉमिस का देखने के लिए इस लगन को स्ट्रांग होना पड़ेगा। अगर 2-3 भाई बहन चाहिए, चाहे छोटे हो चाहे बड़े हो, तो इस लगन को, इस लगन के स्वामी को स्ट्रांग होना पड़ेगा। यहाँ पे मुझे दिख रहा है शनि है लग्नेश, जो कि राहु केतु एक्सिस पर है, और इस लगन को मंगल नीच का फिर दिख रहा है। तो इसका मतलब इनको छोटे भाई बहन या बड़े भाई बहन होगा तो कोई एक ही होगा ज्यादा से ज्यादा। अब बड़ा होगा या छोटा होगा, तो यहाँ पे फिर दिख रहा है कि 11th लॉर्ड नीच का हो गया है, जुपिटर फिर तुला का हो गया है ना, एक शत्रु राशि में है। तो बड़ा भाई बहन चांसेस नील हो रहे हैं। छोटा भाई बहन देख लूं तो यहाँ पे जुपिटर की राशि फिर मीन राशि आ गई, और इसका स्वामी वर्गोत्तम होके 10th में चला गया, केंद्र में आ गया, इसलिए एक तो दे देगा, चलो कम से कम दो ना सही, तीन तीन बहनें ना थी, एक तो दे देगा, और ये बहन ही होगी क्योंकि ये इवन साइन है। जब भी स्त्री राशि, इवन साइन जितने भी है ना, वो स्त्री राशियां कहलाती हैं। और अगर इसका स्वामी स्ट्रांग नहीं है, देखिए, अगर ये मंगल नीच का ना होके अगर सपोज मेष से देखता है ये जुपिटर को, तो एक छोटा भाई दे सकता था, क्योंकि मंगल में थोड़ी स्ट्रेंथ आ जाती। गेन, 11th हाउस इज गेन ऑल्सो ना, तो भाई बहनों का गेन करा देता। यहाँ ये नीच का होकर देख रहा है, इसलिए एक बहन ही सिर्फ इनकी पैदा हुई। यहाँ पे मैम अगर देखिए। जुपिटर स्ट्रांग होता हाँ, तो छोटा भाई होने के चांसेस थे, अगर जुपिटर स्ट्रांग होता। बिल्कुल छोटा भाई होने के चांसेस होते जुपिटर, और अगर जुपिटर स्ट्रांग होता तो एक बड़ा भाई भी हो सकता था फिर, क्योंकि कारकत्व, कारक जो ग्रह है वो स्ट्रांग होना सबसे पहले जरूरी है। उसके बाद उस घर का स्वामी, जो 11th हाउस है उसको, या 3rd हाउस है उसको, और उस घर पे अच्छे ग्रहों की दृष्टि होना। 3rd हाउस, ये 11th हाउस पे, अब यहाँ पे मुझे दिख रहा है चंद्रमा उच्च का होके 11th हाउस को देख रहा है। ठीक है, ये कर्क राशि का स्वामी, सप्तम भाव का स्वामी पंचम में गया है, और यहाँ जुपिटर इसको देख रहा है। तो ये चंद्रमा गेन तो दिखा रहा है भाई बहन का, कोई गेन तो है। ये कुंडली हम कर रहे हैं, एक फीमेल जातक की कुंडली है, जो सेकंड चाइल्ड के लिए पूछने आए 2007 में। तो अगर उस समय उनकी उम्र 37 साल थी, हमने D1 D3 D9 देख लिया, पता चल गया हाँ एक छोटी, एक बेटी है और एक छोटी बहन है। और ये कुंडली हमें सही साबित हो रही है, वो एक प्राइवेट सेक्टर जॉब कर रही है, फादर मदर अलाइव थे। तो अब उस समय की बात, अब हमें आ जाते हैं मंगल की महादशा इनके जीवन में 7 साल की उम्र में लगी, और उस दशा में इनको सिर्फ एक छोटी बहन मिली। उस समय हो सकता है इनको बहुत चोट वगैरह लगती होगी, क्योंकि नीच का मंगल है लेकिन वर्गोत्तम भी है। नीच का मंगल जो है वो वर्गोत्तम भी है। वर्गोत्तम होने से क्या हो गया कि ये इनको एटलीस्ट थोड़ा सेविंग ग्रेस मिल गया। गुस्सा तो बहुत रहता होगा, डोमिनेट भी करती होंगी, बुली करती होंगी छोटी बहन को, बाकी घर में तो बच्चे वगैरह और लोगों को, लेकिन यस ठीक है, कोई बात नहीं। अब यहाँ पे 7 साल 4 महीने पे राहु की महादशा इनके जीवन में शुरू हुई। ठीक है, 1977 में नवंबर को इनकी राहु की महादशा शुरू हो गई, 18 साल की। अब आप मुझे बताओ, क्या राहु की दशा इनको क्या क्या दे सकती रही, क्या दिया होगा? अभी मैं आपको बताऊंगी, आप मुझे पहले बताओ क्या दिया होगा राहु की दशा ने, बोलिए। मैम, जब आपने बताया था कि राहु की दशा में अच्छी इनकम होती है, मतलब देता है, मतलब राहु की दशा में अगर राहु अच्छी जगह बैठा होता है तो। हम्म। मैम मैम सेकंड घर राहु में जो बैठा है है तो वो इनकम। पूरे पूरे भाव में बैठा है, तो परिवार से संबंधित मतलब लड़ाइयाँ या ये ज्यादा लड़ाइयाँ वड़ाइयाँ होती होंगी, सात क्योंकि साल वो चार महीने पे परिवार से शुरू हुई, रिलेटेड है। 18 साल मतलब 25 साल तक इनकी राहु की दशा रही है ना। तो राहु में हम्म। तो इनको बेचैनी भी रही होगी, ये कड़वा भी बोलती होंगी, और ऑब्वियसली इनको दांतों की हाँ। प्रॉब्लम भी होगी, छोटे दांतों का ट्रीटमेंट विटमेंट भी शायद लिया होगा उस समय, रूट कैनाल वगैरह हुए होंगे, हम्म। है ना। मंगल देख रहा है, मंगल जब भी देखेगा और नीच का होकर देखेगा तो सर्जरी दे सकता है। सेकंड हाउस पे है तो उस समय तो दांत वगैरह ही हो सकते हैं, सर्जरी वगैरह, है ना। तो ये सब चीजें हैं। अब बात कर लेते हैं कि इनके इस राहु की दशा में क्या इनका विवाह हो गया था। तो आप नोट करो, इनकी विवाह की डेट है 24 जनवरी 96, 24 जनवरी 1996, यानी कि राहु की दशा तक शादी भी नहीं हुई, शादी नहीं थी राहु में।
राहु इज ब्याहु बेसिकली, लेकिन यहाँ राहु कैसा है, पीड़ित है, मंगल देख रहा है, ये झगड़े करा सकता है, तंग ही कर सकता है, इनको घर में कलह डाल सकता है, लेकिन क्या अभी विवाह करा सकता था ये राहु? क्योंकि 25-26 साल में उस समय तो हो जाती थी शादी ना। मेरी शादी भी 96 में हुई है, तो 24 साल में हुई है। इनकी, ये मेरे से 2 साल बड़ी हैं, तो ठीक है, उस उम्र में, उस समय में 24-25 में, 22 से 25 में शादी कर देते थे, 22 से 25, 26 मैक्सिमम। डिले मानते थे 25 के बाद तो शादी, है ना। तो अब इनकी शादी यानी कि 18 साल राहु में नहीं हुई, मंगल तो 7 साल का था ही, तो 25 साल 4 महीने तक इनका विवाह नहीं हुआ। शादी कब हुई है? जब जुपिटर की चौथी महादशा लग गई। अब ये देखो, जुपिटर वर्गोत्तम है, 10वें घर का है। 10वां घर सबसे बड़ा, सबसे महत्वपूर्ण, सबसे बली केंद्र होता है ना, लगन में बली। उससे ज्यादा बली होता है चौथा घर, चौथा घर से ज्यादा बली 7वां घर केंद्र, और 7वें घर से बली केंद्र कौन सा होता है? 10वां। और वहां पे एक वर्गोत्तम प्लेनेट बैठा, वो भी मोस्ट बेनिफिट प्लेनेट। ठीक है, शनि देख रहा है नीच का इधर D1 में, लेकिन D9 में कोई शनि तो नहीं देख रहा, हाँ नीच का मंगल देख रहा है। मतलब थोड़ा पाप प्रभाव तो है, लेकिन फिर भी ये वर्गोत्तम जुपिटर है। तो जुपिटर ने आते ही इनका विवाह कराया। अब जुपिटर में देखो कौन सी अंतरदशा थी, मई 96 में हुई ना शादी इनकी। शादी की डेट है 24 जनवरी 96। 24 जनवरी 96 में जुपिटर जुपिटर और जुपिटर ही था, है ना। जुपिटर जुपिटर जुपिटर, यानी कि जुपिटर की प्लानिंग हुई, जुपिटर की अंतरदशा में, जुपिटर के ही प्रत्यंतर में इनका विवाह हुआ। 24 जनवरी 96। और दूसरी डेट नोट करो, बेटी की डेट ऑफ बर्थ है 23 जून 97। यानी 23 जून, मतलब 1.5 साल के अंदर बिटिया हो गई, एक पुत्री संतान 1.5 साल के अंदर मिल गई। 23 जून 97। अब हम इसको दशा के साथ गोचर को मैं अब ऐड कर रही हूँ, क्योंकि एक इवेंट की डेट से हमें गोचर देखना है। देखिए, मैं इसमें पहले गोचर, गोचर कैसे देखना है, जो लगन होता है, जो राशि, उसी दिन का प्लेनेटरी पोजीशन आपने लेनी है। तो पहले हम ले लेते हैं 24 जनवरी 96, मैरिज का ट्रांसिट। अभी तो आप नोन से करेंगे ना, अभी तो आपको पता है इवेंट, लेकिन जब आप प्रिडिक्शन बाद में जब सीख जाओगे, तब आप उसका वो करोगे, अननोन का डेट लेके, कि इस दिन, इस महीने में शादी हो सकती है क्या, या इस साल में शादी हो सकती है क्या, ऐसे कोई एक डेट उठा के बनाओगे। अभी तो हमें पता है कि इनकी शादी हुई है, हमने डेट ले ली, तो अब मैं इसको बना रही हूँ। और इसको मैं इसका जो लगन है वो वही कर दूंगी, मकर लगन। मकर लगन की, क्योंकि ये ना जातिका है, तो इनके लिए मुझे, जब हमें ट्रांसिट देखना होगा, तो मैं उस लगन को भी वही कर दूंगी, मकर। ये देखो, ये मकर लगन मैंने कर दिया। ठीक है, अब मैं इन दोनों चार्ट्स को आमने सामने कर रही हूँ, दोनों को। ये देखो, ये इनकी मेन कुंडली है लेफ्ट साइड को, और ये राइट साइड को इनकी ट्रांसिट डे, उस दिन जिस दिन शादी हुई। 24 जनवरी का है ना, 24 जनवरी तो 25 हो गया, तो इसको मैं डेट फिर से ठीक कर देती हूँ। देख रहे हो, आपको लग रहा है इसमें समझ में आ रही है कुछ चीजें? बोलो। जब आप पहले तो इवेंट पकड़ेंगे उस दिन का, कि जिस दिन शादी हुई, क्यों हुई, ये है। और ये मैंने इनको ये कर दिया। ये देखो 24 जनवरी का है। अब ये देखो, इसको मैं, आप नोट करो वर्ड पिया मिलन, हम लोगों ने इसको, हमारे गुरुजी ने नाम दिया ट्रांसिट में इस टर्म को, पिया मिलन। जब भी विवाह होता है, वैवाहिक संबंध, फिजिकल रिलेशन या एक लीगल रिलेशन, बेसिकली शादी तो एक लीगल संबंध है। फेरे या अग्नि को साक्षी मान के 7 फेरे लिए जाते हैं, मंत्रोच्चारण के साथ, देवताओं के आह्वान के बाद, उनके साक्ष्य में अग्नि को साक्षी मान के विवाह होता है, जिससे पति पत्नी एक दूसरे के ऊपर लीगल राइट्स भी हो जाते हैं उनके। तो यहाँ पे जुपिटर का रोल बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है, जब भी सेक्रेड मैरिज होगी, लीगल मैरिज होगी। अगर कोई फिजिकल रिलेशन वैसे ही बना रहा है, तो वो सीक्रेट मैरिज नहीं है, और वो तो पिशाच विवाह है, राक्षस विवाह है, गंधर्व विवाह है, अलग अलग 8 तरह के विवाह बताए गए हैं। तो ये वाला विवाह क्योंकि सेक्रेड लीगल मैरिज है, तो यहाँ पे हमें पिया मिलन का मतलब D1, जो आपका जो मेन लगन है और सप्तम भाव, इसके आसपास सारे ग्रह आ जाएंगे आपके।
गोचर में जो ये मेन कुंडली है, गोचर में सारे ग्रह आपके लगन और सप्तम भाव के आसपास होंगे। या तो सेकंड हाउस 12th हाउस में होंगे, 6th हाउस 8th हाउस, या सप्तम में ही हो सकते हैं, वन लगन और सप्तम में हो सकते हैं। तो यहाँ पे देखो उस दिन का गोचर कितना क्लियर दिख रहा है ना, दिख रहा आप लोगों को? सारे ग्रह आ गए, मतलब एक आध ग्रह छोड़ दो, राहु केतु या एक आध ग्रह आगे हो सकता है बाहर, लेकिन बाकी सारे ग्रह आ जाएंगे। तो ये कुंडली बिल्कुल क्लियर सही सटीक बैठ रही है कि इनका विवाह हुआ। तो अब ये कुंडली बिल्कुल ठीक है, ऑथेंटिकेट हो गई। मैम पहले सारे ग्रह क्या एक ही लगन में आ जाते हैं, मतलब एक ही उसमें हाउस में आ जाते हैं? लगन या सप्तम भाव में, या लगन के साथ वाला भाव, या लगन से पीछे वाला भाव, सप्तम भाव से पिछले वाला अच्छा। भाव, या सप्तम भाव से अगला वाला भाव। ये मतलब नियर है ना, पिया अच्छा। पिया मिलन। ये पिया कौन है? हम्म। 7th हाउस, हम्म। लगन आप हैं। तो आप दोनों का मिलन होने के लिए दोनों की करीबी होना तो जरूरी है ना। ये चीजें, तो ये जस्ट एक याद रखने के लिए टर्म बनाई गई है, पिया मिलन, हमारे गुरुजी राव सर ने दी। तो ये तभी होगा जब गोचर में ऐसी स्थिति हो जाएगी, तब वो विवाह होगा। अब आप देखो, ये तो हमने दशा देख ली, जुपिटर 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 में विवाह हुआ। और यहाँ पे ये जो है मंगल जो है, जो कि सप्तम भाव में मंगल नीच का था D1 में, वो उच्च का होके लगन से सप्तम भाव को देख रहा है। ठीक है। बृहस्पति, बृहस्पति जो है वो 10 डिग्री का धनु में है। ठीक है। शनि कुंभ का है। ठीक है। शनि कुंभ का है 27 डिग्री का। ठीक है। 27 डिग्री का। अब यहां से शनि जो है, इनके यहाँ तो चंद्रमा के साथ ही हो गया ये युति। चंद्रमा 7th लॉर्ड, 7th लॉर्ड के साथ ही तो युति हो रही है ना शनि की, उस दिन जिस दिन विवाह हो रहा है। और शुक्र, शुक्र भी जो है वो इस शनि के साथ, जो विवाह का कारकत्व प्लेनेट है, वो यहां से, ये देखो ये D1 में 8th में है, और यहाँ एक्टिवेशन हो रहा है ये हाउस का वीनस। ये देखो ना ट्रांसिट का जो वीनस, नेटल वीनस को देख रहा है ना यहाँ पे। हम्म। हम्म? तो एक तो वीनस एक्टिवेट हो रखा है, मंगल भी मंगल को देख रहा है। मंगल, ये देखो ये मंगल इस मंगल को देख रहा है लगन से। देखो इन दोनों चार्ट को, इस चार्ट को इसके ऊपर बिठाना है बेसिकली आपको। तो ये क्योंकि अभी तो साइड में दिखाया आपको क्लियरली, नहीं तो सारे ग्रह मिक्स दिखेंगे, तो इसलिए यहाँ पे इसको मंगल यहाँ पे देख रहा है। शनि जो है, ये वाला शनि इस शनि को देख रहा है कि नहीं देख रहा? तीसरी दृष्टि से कुंभ से मेष को ये शनि देख रहा है ना, ट्रांजिट का शनि। हेलो, समझ में आया ये वाला कि नहीं? ट्रांसिट एक्टिवेशन ऑफ हाउसेज, प्लैनेट्स हो रहे हैं, जो जो हाउस, जिस जिस ग्रह को मैम ट्रांसिट शनि का। तो नहीं देख रहा है, मैम शनि कहाँ देख रहा है तीसरी कुंभ दृष्टि से? कुंभ कुंभ से देख रहा है ना मेष को। ये देखो ये कुंभ में है शनि, यहाँ से ओके। इस घर को देख रहा है हाँ शनि। हाँ हाँ, देख रहा है, चतुर्थ, मेष को देख हाँ, रहा है, हाँ हाँ हाँ। चतुर्थ हाँ भाव का ठीक ठीक। शनि एक्टिवेशन हो गया यहाँ पे। हम्म। यानी हैप्पीनेस, हम्म। घर, आपका घर बदलने वाला है शनि जो है आपका। यहाँ पे 4th हाउस का शनि आपको स्थान परिवर्तन, शादी हाँ। के बाद हाँ। स्थान परिवर्तन होना है। विवाह के बाद लड़की जाती है ना, लड़का नहीं जा रहा, लड़की को जाना है, तो उसका घर परिवर्तन होना है। 4th हाउस को एक्टिवेट कर दिया। 4th हाउस एक्टिवेशन भी किस सेंस में? नेगेटिव सेंस में, मतलब इस घर को छोड़ो अब। शनि, शनि तो पीड़ा दे रहा है ना इस घर को, तो यहाँ पे इस घर को एक्टिवेट कर रहा है, अब इस घर को छोड़ने का वक्त आ गया। ठीक है। जुपिटर जो है, जुपिटर जो है ये यहाँ पे धनु का है। और यहाँ से ये अभी तो ये आ ही जाएगा आगे यहाँ पे जाके, लेकिन ये भी एक तरह से कह सकते हैं कि ये इस वीनस को देख रहा है। ये देखो नेटल वीनस छठे घर का है। गोचर में जब भी जुपिटर सैटर्न वीनस को देखेंगे, आपके नेटल वीनस को, तब आपका वो वैवाहिक सुख का भाव एक्टिव होगा। तो यहाँ पे ये जुपिटर जो धनु का है, इस वीनस को ऐसे देख रहा है यहाँ पे, ये ऐसे, समझे? तो मतलब ये एक्टिव, देखो मैंने आपको बताया था ट्रांसिट जो है वो डिलीवरी बॉय है, देना तो दशा ने है, फल किस क्या देना है, जो जो आपका प्रॉमिस है। कुंडली में जो योग है वो आपका गिफ्ट है। दशा आपको बताएगी कब मिलना है, और देगा कौन? गोचर देगा। तो ये गोचर जो एक्टिवेशन दिखाया मैंने आपको अभी, ये सारे ग्रहों का, ये एग्जैक्टली दिखा रहा है कि हाँ अब विवाह का समय आ गया, विवाह करके लड़की को अपने पति के घर जाना है।
और चंद्रमा तो हर 2.25 दिन में राशि बदलेंगे, तो जनरली वही है जी, पिया मिलन के वक्त तो चंद्रमा भी या तो लगन में होगा, सप्तम में होगा, या ये लगन के आसपास हो सकता, या सप्तम भाव या छठे घर में ऐसे हो सकता। क्योंकि वो तो देखो, मन है ना, चंद्रमा तो मन है। बेसिकली मन में जब आप पति मान लेंगे, मन से इच्छा पूरी तरह से उसके हो गए विवाह में, इसीलिए तो जो मंत्र उच्चारण के साथ आपको एक तरह से, आप ये जो मंत्र होते हैं या जो भी ये बातें जो पंडित जी बताते हैं, वो आपको उस समय आपको पूरी तरह से आपको मन वचन कर्म से विवाहित होना बता रहे हैं। मतलब अब आप उस घर को छोड़ के, माँ बाप के घर को छोड़ के, जो आपके पति का घर है या जो स्पाउस है उसके साथ आप जुड़ने जा रहे हो लाइफ के लिए। तो ये मन को प्रभावित करने के लिए ही मंत्रोच्चारण है। वो आपको ना केवल सेक्रेडनेस देता है रिलेशनशिप को एक्सेप्ट करने की। कई बार कुछ शादियां होती हैं जहाँ पे माँ बाप के दबाव में आके शादी की जा रही है, मंत्रोच्चारण हो रहा है, अग्नि को साक्षी बन के विवाह हो रहा है, लेकिन मन से तो उसने वो एक्सेप्ट ही नहीं किया, लड़की ने या लड़के ने, जिसकी भी शादी जिसकी मर्जी के बिना हो रही है, तो वो अगले दिन ही छोड़ के भाग जा रहा है। क्योंकि वो इतना दृढ़ उसका मन है कि वो उस संबंध को एक्सेप्ट ही नहीं कर रहा। लेकिन यहाँ पे हमें ये दिख रहा है कि ये एक्सेप्टेंस हो रही है और विवाह फाइनली उस दिन हो गया। अब मैं गोचर लगाऊंगी चाइल्ड बर्थ का, फर्स्ट चाइल्ड बर्थ का, जो कि है जून 97, 1.5 साल बाद बेटी हो गई पैदा। तो वो हमें कैसे देखना है ना, डेट नोट कर लिए ना आपने? 23 जून 97, रात को 8:20 का बर्थ है इनकी बिटिया का, बड़ी बेटी का। वो भी इसलिए जरूरी है, सिर्फ इसलिए कि एक तो एग्जाम्पल देखो, और हमें सेकंड चाइल्ड भी देखना है फिर। इसको मैं सेव कर देती हूँ, चाहो तो आपको चाहिए होगी कुंडली तो ये ट्रांसिट मैरिज का आपको चार्ट मिल जाएगा। क्योंकि ये प्रिंसिपल्स आपको अप्लाई जैसे जैसे करोगे ना, वैसे वैसे ही आप सीखोगे। और ये आपको अभी मुश्किल लग रहा होगा, लेकिन जैसे जैसे कुंडली आप लगाते जाओगे, जितनी जल्दी जल्दी, वैसे वैसे आपको प्रैक्टिस हो जाएगी, तो फिर आपको अब मुश्किल नहीं लगेगा। बस आपको उसी लगन को रखना है, जो लगन कुंडली का है। ठीक है। चाइल्ड चाइल्ड बर्थ हो रहा है, डॉटर। 23 जून 1997, दिल्ली, 8:40 बोल रहा है। खैर मैं लगन, क्योंकि हमें वो फिक्स करना है, मकर। चलिए ये मैंने ट्रांजिट लगा दिया। मैं मैरिज के ट्रांजिट को रिड्यूस कर रही हूँ। ये देखिए, दिख रहा है आपको दोनों चार्ट? लेफ्ट साइड तो फीमेल नेटिव का चार्ट है, और ये राइट साइड इनकी चाइल्ड बर्थ जो हो गया। अब यहाँ पे देखो कितना ब्यूटीफुली क्लियरली ट्रांजिट दिख रहा है। शनि पंचम को देख रहा है, बृहस्पति भी पंचम को देख रहा है। बच्चा होने के लिए दशा प्रॉमिस है, दशा है, लेकिन साथ में गोचर भी तो एक्टिवेशन करे उस हाउस को। तो यहाँ बिल्कुल क्लियरली आ रहा है, जुपिटर पंचम दृष्टि से पंचम को देख रहा है, शनि तीसरी दृष्टि से पंचम भाव को देख रहा है। दिखा क्लियरली? बोलो। हाँ जी मैम। हाँ जी मैम। हाँ, और एक और बात, यहाँ पे जो चंद्रमा है, ये देखो, जन्म जन्म कुंडली में चंद्रमा कन्या राशि का है, और यहाँ से त्रिकोण में बैठा है इस समय जन्म के वक्त। जो बच्चे का बर्थ चार्ट होता है वो आपका गोचर ही तो है उस दिन का, जब आपके जीवन में एक बच्चे का आगमन होना था। तो ये देखो, चंद्रमा अपने से त्रिकोण में है, यहाँ से कन्या राशि का जन्म है लेडी का, और उसकी बेटी जिस दिन हुई उस दिन उसका, बेटी का जो चंद्र राशि है वो मकर है, मतलब त्रिकोण में है चंद्रमा। तो जनरली ये देखा गया है, जब बच्चा पैदा होता है तो माँ के केंद्र त्रिकोण चंद्रमा से या लगन से
केंद्र त्रिकोण में ही चंद्रमा होता है उस दिन, या आपके लग्नेश के ऊपर चंद्रमा होगा उस दिन। जैसे मेरी बेटी का, मेरी मेरे चंद्रमा तो कर्क राशि का है, लेकिन मेरा लग्नेश मिथुन में बैठा है, तो जब मेरी बेटी का जन्म हुआ तो मिथुन में ही चंद्रमा गोचर कर रहा था। मतलब लगन लग्नेश को एक्टिवेट कर रहा है चंद्रमा। अब यहाँ पे देखो लगन को भी एक्टिवेट कर रहा है चंद्रमा इनके, है ना, ये मकर है ना, मकर इनकी राशि में लगन में ही चंद्रमा आ गया। और जुपिटर सैटर्न डबल ट्रांसिट जो मैंने आपको बताया था, डबल ट्रांसिट तो करना ही पड़ेगा, और ये चिल्ड्रन के लिए तो मैंडेटरी है। मतलब बाकी इवेंट में तो चलो थोड़ा आगे पीछे इधर से देख के 2 महीने बाद 3 महीने बाद ऐसे आ जाता है। पंचम भाव तो 100% बच्चा जन्म ही तब लेता है जब शनि और बृहस्पति पंचम या पंचमेश को देखेंगे। तो यहाँ पंचम भाव को क्लियरली देख रहे हैं, तो बच्चा हो गया। अब ये हमें समझ में आ गई, कुंडली तो पक्की ऑथेंटिकेट है, 1 घंटा हमने लगा लिया, हमने इसको अच्छे से देख लिया। अब हम प्रिडिक्शन पे आगे बढ़ेंगे। ठीक है, आगे चले, हम अब दशा पे आगे चले। देखिए जन्म बच्ची का हुआ जुपिटर जुपिटर मून की दशा में, जुपिटर जुपिटर मून की दशा में बच्चा पैदा हो रहा है। जुपिटर जुपिटर तो कारक है ही चाइल्ड का, चाइल्ड होना है। और क्योंकि जुपिटर पर शनि की दृष्टि है, तो ये फीमेल चाइल्ड ही देगा। नीच का शनि शुरू में हमेशा 2 या 3 लड़कियां देता है, तो यहाँ पे इसने नीच के शनि ने यहाँ पे इनको एक बेटी तो दे दी। अब चंद्रमा का प्रत्यंतर था जब बिटिया का जन्म हुआ 3 जून 1997 को, चंद्रमा का प्रत्यंतर। अब ये भी देख लीजिए कि पंचम से त्रिकोण कौन सा है, नवम भाव है। पंचम से त्रिकोण नवम भाव है। और त्रिकोण भाव यानी लगन भी, लगन की भी होती, लगन में बैठे हुए ग्रह की दशा, उसमें बच्चा होगा, पैदा हो सकता है। जुपिटर जुपिटर मून जो है, इट इज गुड टाइम फॉर चाइल्ड बर्थ। इनफैक्ट ये ही चंद्रमा इतना स्ट्रांग हो गया कि उसी दिन, उसी की दशा में, प्रत्यंतर दशा में इनको दूसरी पहली संतान की प्राप्ति हो गई। जुपिटर जुपिटर मून। वैसे तो हमारे गुरुजी की बुक है प्लैनेट एंड चिल्ड्रन, जिसमें उनकी रिसर्च छपी है पूरी। डबल ट्रांजिट ऑफ सैटर्न, मंगल की कहाँ होगा, चंद्रमा कहाँ होगा, उसकी फोटो भी मैं आपको डाल दूंगी। वो बुक भी वर्थ परचेजिंग है, आप लोग खरीद सकते हो, बहुत अच्छी है। 150-200 रुपए की होगी, और ऑनलाइन भी अवेलेबल है। ठीक है, उसमें राव सर ने अपनी रिसर्च डाली है, और बहुत सटीक बैठते हैं प्रिंसिपल। तो 3 दिन के उस पर पहुंच सकते हैं हम कि बच्चा कब पैदा होगा। कई बार होता है बच्चा थोड़ा प्री मेच्योर हो जाता है, कई बार वो बिल्कुल डिले 9.5 महीने पे भी हो रहा है कहीं कहीं, और कहीं 9 महीने 9 दिन पे हो रहा है ना। तो वो हम चंद्रमा के गोचर से फाइनल डेज निकालते हैं कि बच्चा फाइनली किस दिन आएगा। वो गोचर तो है ही, उन 9 महीने से हम गोचर देखना शुरू कर देंगे। जनरली मेरे से भी लोग प्रिडिक्शन पूछते हैं कि अगर हमें सिजेरियन कराना पड़े तो कौन से दिन में कराएं डिलीवरी। तो उस समय पे हमें यही देखना होता है कि गोचर की स्थिति किस दिन फाइनल एक्टिवेशन होगा, और दशा कौन सी बेटर रहेगी। और थोड़ा सा हम ये भी देखते हैं कि बच्चे को अच्छी प्लानिटरी पोजीशन अगर मिल सकती है किसी तरह, तो वो हम दे दें। ठीक है ना। तो ये अब ये तो हमने देख लिया बच्चे का गोचर। अब आप इसके उस पे आ जाओ कि बच्ची हो गई पैदा। अब वो हम 97 का बर्थ हो गया बच्ची का। अब हमारे अभी पर कि जब वो 2007 में मेरे पास आए, 2007 में तो वो 10 साल की हो गई थी ना 97 से। शायद 2009 में आई होंगी, नहीं तो फिर मतलब बस 12 साल 13 साल तक इन्होंने ट्राई किया, उसके बाद तो फाइनली छोड़ दी हो। तो अब ये देखो 17 जनवरी 98 में इनकी जुपिटर सैटर्न। मान लो अगर 97 में भी आई, जुपिटर की दशा खत्म हो रही थी, मतलब अंतर दशा खत्म हो रही थी जुपिटर में, जुपिटर जुपिटर सैटर्न शुरू हो रहा है, तो ये सैटर्न क्या इनको बच्चा दे पाएगा? अब ये बताओ आप मुझे देख के, जो शनि की स्थिति है, वेदर दिस सैटर्न कुड हैव गिवन हर अ सेकेंड चाइल्ड। बोलिए। ये मैं इसका गोचर नीचे कर रही हूँ और इसको बड़ा कर रही हूँ, इनकी मेन कुंडली। बोलो। देखिए सैटर्न नीच का है, और सैटर्न जो है नवांश में भी वृश्चिक राशि का ही है, जिस पर सूर्य की दृष्टि है, वीनस की है। तो कहीं तो ये दिख रहा है कि शनि का पंचम से संबंध आ रहा है। तो शनि में ट्राई तो ये अवश्य किया होगा इन्होंने 98 में, 2000 तक ये रही है दशा। 30 जुलाई 2000 तक शनि में बृहस्पति में शनि की दशा थी। लेकिन क्या ये बच्चा या सेकंड चाइल्ड का जो भी एफर्ट ये कर रही थी सक्सेसफुल होंगे? नहीं होंगे।
क्योंकि एक तो ये शनि वैसे ही बड़ा नीच का हो गया, और ये वृश्चिक राशि में है, शत्रु राशि में। सूर्य सेपरेटिव देख रहे हैं, और साथ में बृहस्पति में भी इतनी शक्ति नहीं बची है ना कि वो चाइल्ड बर्थ दे दे। साथ में शुक्र भी इतना शुभ नहीं दिख रहा। यहाँ पे शुक्र लियो राशि का है, केतु के साथ अष्टम में D1 में, और नवांश में अपनी राशि का तो हो गया, लेकिन सूर्य सेपरेटिव प्लेनेट के साथ है और शनि से दृष्ट है। फिर मैम दो दो सेकंड चाइल्ड 7th हाउस से देखते हैं। सेकंड हाउस, 7th हाउस से सेकंड चाइल्ड जरूर देखेंगे, लेकिन पहले पंचम का तो प्रॉमिस कंप्लीट करो कि बच्चा बच्चा पूरा टोटल चाइल्ड, सारे चिल्ड्रन के लिए तो पंचम भाव तो मेन है ही ना। है ना। तो हमें नवांश में देखना, अगर ये पहले बच्चे से पहले आई होती मेरे पास, तब तो मैं आराम से बोल सकती थी कि हाँ जी हाँ, एक बच्चा तो हो जाएगा आपको। आप 97 में कितने साल की हो गई, 27 साल की हो गई। 27 साल में एक बेटी हो गई इनकी। जुलाई में बर्थ है ना, जून में बेटी हो गई। 27 साल की होने ही वाली थी, अगले महीने हो गई होंगी। तो 26 साल 11 महीने पे इन्हें पहली पुत्री प्राप्त हो गई, पहली संतान। और दूसरा चाइल्ड मैं डेफिनेटली 7th हाउस देखूंगी। अब 7th हाउस में अगर मैं नजर डालूं तो नीच का मंगल बुध के साथ बैठा ही है न, सप्तांश में भी नवांश में भी मैं देख रही हूँ, यहाँ भी नीच का मंगल है। अब मैं D7 लगा रही हूँ यहाँ पे, क्योंकि सप्तांश को देखना ही पड़ेगा सेकंड चाइल्ड के लिए। अब आप यहाँ आ जाओ, यहाँ पर क्या दिख रही है, यहाँ पे उच्च का मंगल सप्तम भाव में आ गया है। कर्क राशि है, कर्क लगन है सप्तांश का, और उसका स्वामी सिंह राशि में सेकंड हाउस में चला गया, जिसको मंगल देख रहा है, चंद्रमा को। है ना। जुपिटर यहाँ वर्गोत्तम है, लेकिन फिर से शनि और केतु के साथ है। शनि और केतु के साथ है जुपिटर। थोड़ा ये पीड़ित हो गया अब फिर से। और यहाँ शुक्र भी नीच का है, यहाँ पे दिख रहा है। सूर्य पंचम में फिर से बैठ गया। सूर्य वैसे तो राजा है, लेकिन सूर्य सेपरेटिव प्लेनेट हो जाता है फॉर रिलेशनशिप्स, फॉर किसी भी तरह का इमोशनल चीजें जो है, क्योंकि सूर्य तो जला देगा ना अपनी हीट से। एग्रेशन इतना ज्यादा है कि वो हीट हीट जो है ना, वो बच्चे के लिए, वार्म के लिए भी हीट अच्छी नहीं है। देखो कहते ना, मैम लैपटॉप। ईगो देगा ना। ईगो वगैरह तो रहेगी रहेगी, ईगो है, डोमिनेटिंग नेचर है, रूल करना एक दूसरे को, एग्रेशन है, ये सब तो रहेगा। लेकिन अगर किसी को बच्चे की प्लानिंग करनी है तो एक तो सूर्य की दशा वैसे भी अच्छी नहीं होगी बच्चे के लिए, या वैसे मतलब चाइल्ड बर्थ कराने के लिए। चाइल्ड के लिए अच्छी हो सकती है कि चाइल्ड ग्रो करेगा, लेकिन वो जो कंसेप्शन का जो प्रोसेस है, इमोशनल इंसान फीमेल फिजिकली दोनों साथ में होंगे, दोनों एक दूसरे को प्रेम पूर्वक एक बच्चे के लिए प्लानिंग कंसेंट से करेंगे, तब तो बच्चा पैदा होगा ना। ऐसे कहाँ से बच्चा पैदा हो जाएगा। तो यहाँ पे सूर्य फिर से पंचम भाव में बैठ के वृश्चिक के हो गए हैं, और बृहस्पति फिर से राहु के एक्सिस पे शनि के साथ। ये तो दिखा रहा है कि बच्चे के लिए ट्राई जरूर करते होंगे, लेकिन वो पूरे मन से नहीं है, और पूरा मतलब फिजिकली भी वो इतनी हेल्थ उसकी इतनी परमिट नहीं कर रही कि वो कंसीव कर ले। बच्चे को कंसीव करने के लिए गर्भाशय को, यूट्रस को साफ सुथरा हेल्दी होना पड़ेगा बच्चे के लिए। फाइब्रॉइड होंगे तो बच्चा कैसे टिकेगा, नहीं हो पाएगा कंसेप्शन। होगा भी तो मिसकैरेज हो जाएगा, 1 महीने का 2 महीने का मिसकैरेज हो जाएगा। और यहाँ तो नीच का मंगल दिख ही रहा है हर जगह, और सप्तम में तो यहाँ उच्च का मंगल भी आ गया। तो यहाँ पे ये स्थिति ठीक नहीं दिख रही है। और यहाँ पे अब देखो, यहाँ कितनी क्लियर आ रही चीजें। थर्ड लॉर्ड वर्करी जो है सप्तम में बैठा। अब आपने मुझे पूछा था क्या वो अबॉर्शन भी करा सकते हैं। थर्ड लॉर्ड सप्तम में यहाँ पे बैठ के लगन को देख रहा है, D7 के लगन को। तो करा सकते हैं ना, पता चले कि बेटी है तो फिर क्या पता। हम्म। तो जी मैम। फाइनली नो इशू, हमें तो किसी की पर्सनल लाइफ पे कोई वो नहीं है, दे इट इज देयर लाइफ, है ना। बट यस, ये चीजें दिखा रही हैं कि ये बहुत अच्छी स्थिति नहीं है ना। तो अब मुझे समझ में आ गया कि आने वाली दशाएं जो है, अगर मैं देखूं, जब वो अगर 2007 में जब भी वो आए थे, चलो मैं आगे बढ़ती हूँ दशा पे, जुपिटर की ही महादशा जन उस समय, लेकिन सॉरी, शनि की महादशा लग गई है 2011 में, है ना। तो मेरे पास, अच्छा 2011 में लग रही है, अगर ये 2000 कब आए थे, 7 में आए थे ना पहली बार, तो हाँ तब तो जुपिटर ही था। तो देखो अब इसको देखो,
ये लो, जुपिटर मून में अगर मान लेते हैं, चलो आए थे मार्च में, को एग्जैक्ट डेट याद नहीं, मिल जाएगी पुरानी फाइल्स में। जुपिटर मून में, मून जो है D1 में तो ठीक दिख रहा है नव अपने, पंचम से नवम में, पंचम से पंचम में। मून यहाँ पे देख रही हूँ मैं नवांश में, ये मंगल नीच के साथ, बुध के साथ, केतु के साथ बैठ गया है। और सप्तांश में मून फिर से यहाँ पे लियो राशि का है, मंगल दिख रहा है। तो यहाँ कुछ चांसेस तो बनते हैं कि हाँ ये मून शायद दे सकता है बच्चे के लिए कंसेप्शन। और ऑब्वियसली इनको मैंने मंत्र पाठ भी बताया था, संतान गोपाल मंत्र करो, और ऑब्वियसली अपनी हेल्थ का ख्याल रखो, पहले तो हेल्दी रहो, तो हो जाएगा ठीक। कंसेप्शन गॉड ग्रेस से हो सकता था, अगर उस अच्छी दशा को ये थोड़ा रेमेडी, क्योंकि रेमेडी तो करनी पड़ेगी। जुपिटर भी पीड़ित है, मंगल भी देख रहा है, तो ये सब चीजें इनके पूर्व कर्मा नेगेटिव तो दिखा रही हैं जो तंग कर रहे हैं बच्चे के लिए। अब मंगल, चलो मान लो 2008 में जुलाई, 30 जुलाई 2008 को जुपिटर में मंगल लग गया, मंगल लग गया, और मंगल जुपिटर मार जो है, मंगल फिर यहाँ पे सप्तांश में हो चुका है, तो मंगल ने दे सकता था मंगल इनको। लेकिन क्या उस समय गोचर एक्टिवेटेड था? अब मैं गोचर पे आ रही हूँ सीधा, 2007 का ट्रांजिट में लगाऊंगी, ताकि मुझे पता चले शनि कहाँ है, बृहस्पति कहाँ है, ताकि मैं समझ सकूं कि क्या आने वाला गोचर दशा जो ये चल रही है दे पाएगा बच्चा, क्योंकि एक्टिवेशन तो होना है हाउस का। तो हम लोग ऐसा करते हैं, 30 जुलाई 2008 का ले लेते हैं गोचर, क्योंकि उससे हमें दशा का भी समझ में आएगा। 30 जुलाई 2008। अब हम फ्यूचरिस्टिक देख रहे हैं, क्योंकि प्रिडिक्शन के लिए हमें गोचर का भी देखना है। कुछ दशा तो लग रही है, चलो हाँ हो सकता है 10 साल बाद बिटिया हो गई है बड़ी, अब शायद हो जाए। अब मैं इसका लगन फिर से वही करूंगी, मकर। ठीक है, मकर हो गया लगन। अब इसको, इसको बंद कर देते हैं अब हम। इसको भी बंद कर देते हैं। ये लीजिए, गोचर लग गया 30 जुलाई 2008 का, मान लो चलो 30 जुलाई को ही आए। और दशा मुझे दिख रहा है कि हाँ मंगल की लग गई, जुपिटर मार्स आ गया, मून चला जा चुका है, 9 महीने तो लगेंगे ना बच्चा पैदा करना है कंसेप्शन के बाद। तो मंगल लग जाएगा जब तक, जब वो आए। तो 30 जुलाई से जुपिटर मार्स में मैं देख रही हूँ कि यहाँ पे गोचर, ये देखो मंगल कहाँ पे है, शनि के साथ। अब ये देखो, अब कितनी क्लियर ट्रांसिट भी दिखा रहा है। शनि जो है अष्टम में गोचर कर रहे हैं, 13 डिग्री के हैं, मतलब कम से कम अभी 1.5 साल ये इधर ही रहने वाले हैं अष्टम में। और अष्टम से ये किसे देखेंगे, 10वीं दृष्टि से पंचम भाव को देखेंगे। यानी अगले 1.5 साल तो बच्चे के लिए ट्राई तो जरूर करेंगी, क्योंकि एक्टिवेटेड है ये हाउस पंचम भाव। जुपिटर जो है ये धनु का है, 20 डिग्री का, मतलब अभी जुपिटर को पंचम को देखा नहीं है, 20 डिग्री का है, मतलब कम से कम ये 7-8 महीने बाद, 7-8 महीने और रहेगा जब यहाँ आएगा ना, ये 20 डिग्री का है जुपिटर। तो यहाँ से ये वक्री है, अभी अभी तो ये घट रहा है, फिर ये इधर आएगा मकर में जब बढ़ेगा आगे। तो 1 साल बाद मान लो चलो यहाँ जुपिटर यहाँ आ जाएगा 2009 में। 2009 में बृहस्पति भी पंचम को देखेगा, शनि भी पंचम को देखेगा। इसका मतलब एक्टिवेशन तो हो रहा है, यानी बच्चे के लिए प्लानिंग तो है, और हो सकता है कंसीव हो भी जाए। ये देखो, अब मैं दशा देख रही हूँ, क्योंकि मेरे को दिख रहा है जुपिटर मैम का गोचर। 2009 में अगर जब जुपिटर जो है लग्नेश में आ जाएगा तो एक्टिवेशन स्टार्ट हो गया, मतलब पुत्र हो सकता बिल्कुल है क्योंकि वो हाँ, लग्नेश अब में आ मतलब गया। ये भी कह सकते हैं अगर कंसीव कर लेगी तो कम से कम डिलीवरी तब, क्योंकि डिलीवरी के वक्त तो पंचम भाव एक्टिवेट होना ही होना है, तभी होगी डिलीवरी, नहीं तो फिर प्रॉब्लम है। तो अब ये मैं दशा को आगे बढ़ा रही हूँ, इसके मैं थर्ड लेवल पे आ गई, जुपिटर मार्स में मैं देख रही हूँ कि अभी ये जो स्थिति मेरे को दिख रही है, अगर 30 जुलाई 2008 को आई थी, तो मुझे दिख रहा है कि अभी तो जुपिटर को आने में भी टाइम लगेगा, इसका मतलब कंसेप्शन में भी टाइम लग सकता है। क्योंकि ये शनि भी तंग तो कर ही रहा है अष्टम से, है ना, प्रॉब्लम तो दे ही रहा है बच्चे के कंसेप्शन।
तो मैं मान लेती हूँ ये 2009 में कंसीव करने की ट्राई करती है, तो 2009 की दशा पे मैं आ रही हूँ। यहाँ लेफ्ट साइड को देखो, जनवरी 2009 में क्या दशा थी, जुपिटर मार्स मरकरी। ठीक है। अब मरकरी जो है, मरकरी का प्रत्यंतर क्या इनको बच्चे कंसीव करने देगा? तो मरकरी क्या है, नीच के मंगल के साथ है D1 में, यहाँ पे भी नीच के मंगल के साथ है नवांश में, सप्तांश में भी मंगल के साथ है मरकरी। तो हर तरह से मरकरी तो अपने शत्रु के साथ ही बैठ रहा है, तो ये वाला प्रत्यंतर तो बच्चा कंसीव नहीं करने देगा, है ना। अब नेक्स्ट आ रहा है केतु। केतु को देख रही हूँ तो केतु भी मार्च में है, ये अष्टम में बैठा है यहाँ पे। यहाँ नवांश में केतु फिर नीचे मंगल के साथ बैठा है। सप्तांश में देखूं तो फिर शनि के साथ बैठा है, उच्च के शनि के साथ है लेकिन है तो शनि के साथ। तो यहाँ पे भी केतु बहुत अच्छा नहीं दिखा रहा मुझे। अब वीनस पे आ जाती हूँ मैं, जुपिटर मार्स वीनस। मार्च 9 से लेके मई 9 तक दशा वीनस। अब वीनस देखो, वीनस यहाँ पे फिर केतु के साथ है अष्टम में, यहाँ पे सूर्य के साथ है नवांश में, बहुत अच्छा नहीं है। और यहाँ पे नीच का ही हो गया वीनस। अब कोई ग्रह अगर सप्तांश में नीच का हो रहा है तो समझ लो उसकी दशा में तो सप्तांश का सुख नहीं मिलना, मतलब चिल्ड्रन रिलेटेड सुख नहीं मिलना, तो कंसेप्शन नहीं हो रहा इस समय भी। दो दे आर ट्राइंग, हो सकता है वो ट्राई कर रहे हो सकता है वो IVF भी करा रहे हो, और कराया भी था उन्होंने, फेल होगा वो चीज। मैंने ऐसे ऐसे लोग देखे जहाँ दो दो तीन तीन बार IVF करा के फेल हो गए उनके। क्योंकि 2.5 2.5 लाख रुपए एक बार लग रहा है IVF में, लेकिन वो क्योंकि ना गोचर लग रहा है ना कुंडली के ग्रह इतने स्ट्रांग है कि वो बच्चा दे। लेकिन पैसा जरूर वेस्ट कराएंगे, समय जरूर वेस्ट कराएंगे, वो उससे रिलेटेड आपकी लाइफ में क्योस मचा ही होगा। आप और कहीं फोकस कर ही नहीं पा रहे। तो ये दशा दिखा रही है कि क्योस तो चल रहा था उनके जीवन में, और ये फाइनली बच्चा कंसेप्शन नहीं हो रहा। ठीक है, मंगल हो गया, सन हो गया, और फाइनली फिर मून पे फिर से आ रहे हैं हम। सन आ गया, सन फिर छठे घर का, फिर यहाँ पे फिर सन यहाँ पे। ये सब बच्चे से संबंधित दिखा रहे हैं, हो सकता है इस सन में, इसीलिए हम लोग रेमेडी जो बोलते हैं कि रेमेडी करो, अच्छे से करो, वो किस लिए बोलते हैं कि जब समय दशा थोड़ी तंग कर रही है लेकिन एक्टिवेटेड है हाउस, तो हो सकता है भगवान की कृपा हो जाए, आप सच्चे मन से भगवान से मांगो, दान करो, अच्छे कार्य करो, किसी का आशीर्वाद मिल जाए आपको, तो उस समय होने के चांसेस कंसेप्शन हो जाते। बट क्योंकि उनका तामसिक नेचर है, देखिए ना शनि मंगल नीच के जो हैं, और वो इतनी जल्दी तो बदल नहीं रहा, है ना। कड़वा इतना बोल देती होगी कि कोई कर्ज ही कर देता हुआ इन्हें बारी बारी से, है ना, कई बार घर में, कभी पड़ोसी, कभी रिश्तेदार, कभी ऑफिस में। इसीलिए कहते हैं किसी से कड़वा नहीं बोलना, किसी को भी, मतलब अपनी वाणी को कंट्रोल रखो। मैं मानती हूँ गुस्सा आता है, कई बार आता है, लेकिन कई बार कहते हैं ना, कभी कभी सरस्वती जी आपकी जिह्वा पे बैठी होती है, फिर वो किसी की जिह्वा से अगर गलत आपके लिए श्राप निकल गया, वो फिर आपको काम नहीं बनने देगा, आपके आपकी लाइफ में उस समय फिर तंग ही करेंगे ग्रह। तो इसीलिए ये देखिए, तो जुपिटर मार्स ने नहीं दिया। फिर फाइनली आप और भी आगे के देखेंगे तो ये नहीं हुआ, जुपिटर राहु आ गया, और राहु ने भी फिर नहीं दिया। राहु तो वैसे ही करेला नीम चढ़ा हो गया, यहाँ पे नीच का मंगल देख रहा है D1 में, और D9 में भी नीच का मंगल देख रहा है, और फिर D7 में राहु पे फिर मंगल की दृष्टि है, और शनि की भी दृष्टि है। तो ये भी सारे तामसिक ग्रह है, अगर जुपिटर की दृष्टि थोड़ी सी मान भी ले तो ट्राई जरूर किया हुआ जुपिटर राहु में भी। फाइनली नवंबर 2011 में इनकी शनि की महादशा लग गई, और इन्होंने फिर बच्चा प्लान करना छोड़ ही दिया, क्योंकि शनि शनि तो फिर 3 साल चलने वाला। और बाकी इनकी बेटी तब 13 साल की हो गई, 11 12 13 14 14 साल की हो गई, फाइनली इन्होंने छोड़ा कि अब छोड़ दो। और शनि में फिर अपनी बिटिया पे फिर ये कनाडा शिफ्ट हो गई, फाइनली वहीं पे जॉब कर रही हैं।